हेलो बच्चे पार्टी, वेलकम बैक टू द फर्स्ट सेशन ऑफ योर क्लास अकाउंट्स। एंड अकाउंट्स की क्लास में बच्चों आज हम लोग बात करने वाले हैं, क्योंकि ये आपकी पहली ही क्लास है। तो आज की क्लास में हम बेसिक्स के बारे में बात करेंगे, बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में। मान लो अगर आप किसी साइंस स्ट्रीम से आते हो या फिर आप कॉमर्स स्ट्रीम से भी आते हो, मैथ स्ट्रीम से आते हो, और आपका फाउंडेशन यानी कि बेसिक्स यानी कि अकाउंट्स के बारे में आपको जीरो नॉलेज है, और अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से आते हो तो आपके पास नॉलेज है ऑलरेडी। इन बोथ द केसेस आप इस क्लास को देख सकते हो, क्योंकि अगर आप ऑलरेडी कॉमर्स स्ट्रीम से हो तो हो सकता है आपके कुछ कॉन्सेप्ट जो कि वीकली क्लियर्ड हो वो और ज़्यादा क्लियर हो जाए, बिकॉज आपको पता है कि अकाउंट्स आपको फाउंडेशन, इंटर, फाइनल तीनों लेवल पे पढ़ना होता है। तो आपके जो फंडामेंटल है, जो बेसिक्स है ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्मिनोलॉजीज ऑफ अकाउंट शुड बी क्रिस्टल क्लियर। एंड सेकेंड थिंग, अगर आप साइंस स्ट्रीम से आते हो और इसके पहले आपने कभी भी सुना भी नहीं है, पढ़ा भी नहीं है और कुछ जानते भी नहीं हो, उस केस में भी आप इस क्लास को देखोगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। या आई एम टेलिंग यू दिस इज राइट फ्रॉम द बेसिक्स, जो कि क्लास 11th वाले बच्चे पढ़ते होंगे स्कूल में। +2 वाले जो बच्चे हैं वो पढ़ते होंगे ना जो बेसिक्स, ये वही बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स है जो आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बेसिक्स जब तक आपको नहीं आएगा आप अकाउंट्स के सिलेबस में आगे नहीं बढ़ सकते। आ रही बात समझ में? अकाउंट्स के सिलेबस के अंदर आपको बेसिक्स आना चाहिए, ठीक है? तो बेसिक्स वाला जो पोर्शन है उसके अंदर मैं कौन से चैप्टर कवर करूंगा, मैं वो आपको एक बार फटाफट से बता देता हूँ। बेसिक्स के अंदर बच्चों सबसे पहले तो हम लोग थ्योरी करने वाले हैं। थ्योरी में मैं आपको चीज़ें सिखाऊंगा, टर्मिनोलॉजी सिखाऊंगा जो कि अकाउंट्स के अंदर यूज़ होती है और जो कि बहुत ज़्यादा काम आएगी, बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होती है। फिर उसके बाद बच्चों थ्योरी जब आप पढ़ लोगे, देन वी विल डू कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। देन वी विल डू 4 फ्रेमवर्क्स ऑफ अकाउंट्स। 4 फ्रेमवर्क्स ऑफ अकाउंट्स के ऊपर इंस्टीट्यूट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछती है। कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस जो कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल होते हैं, उसके ऊपर इंस्टीट्यूट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछती है। डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब आपका ये एग्जांपल दिया हुआ है, बताओ कौन सा प्रिंसिपल एप्लीकेबल है। एमसीक्यू में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। फ्रेमवर्क से थ्योरी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम फ्रेमवर्क्स, ठीक है। कोडिफिकेशन पढ़ेंगे बच्चों, कोडिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। तो ये सारी कुछ बेसिक चीजें हम पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। टर्मिनोलॉजीज भी पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये सब बेसिक थ्योरी के अंदर कवर होगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बच्चों जर्नल और अकाउंटिंग इक्वेशन, वी कैन से अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ेंगे और फिर जर्नल पढ़ेंगे। देन वी विल डू लेजर, लेजर अकाउंट्स। जर्नल पढ़ेंगे, लेजर पढ़ेंगे, फिर लेजर से बनता है ट्रायल बैलेंस, उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस पढ़ेंगे। ट्रायल बैलेंस से बनता है फाइनल अकाउंट जो कि हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन ट्रायल बैलेंस के बाद हम लोग पढ़ेंगे एक चैप्टर जिसका नाम है कैश बुक। कैश बुक से बनता है बच्चों बीआरएस, तो हम उसके बाद पढ़ेंगे बीआरएस। और बीआरएस के बाद हम लोग पढ़ेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। नहीं, पहले बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ेंगे, फिर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पढ़ेंगे, ठीक है। तो बीआरएस पढ़ेंगे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ेंगे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे डेप्रीसिएशन चैप्टर। देन वी विल डू फाइनल अकाउंट्स, देन वी विल डू फाइनल अकाउंट्स चैप्टर, देन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, देन कंसाइनमेंट और देन जॉइंट वेंचर। तो ये बच्चों सीक्वेंस होने वाला है आपके बेसिक्स के चैप्टर का। मतलब ये पूरा ही आपका बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स है। बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स की पूरा क्लास 11th का सिलेबस है ये। आप पढ़ने वाले हो इसको सीएमए के अंदर, सीएमए के अंदर आप इसको पढ़ने वाले हो, लेकिन ये पूरा क्लास 11th का सिलेबस है। हाँ, कंसाइनमेंट जॉइंट वेंचर नहीं होता था, कंसाइनमेंट और जॉइंट वेंचर नहीं होता था। इसके अलावा जितनी भी चीजें दिख रही सब क्या 11वीं कक्षा में जो एक नया नया बच्चा अकाउंट्स जो आपका वो है सब्जेक्ट है उसको सिलेक्ट करके आता है, तो वो ये सारी बेसिक चीजें पढ़ता है, बेसिक क्लास 11th में, कंसाइनमेंट और जॉइंट वेंचर छोड़कर। और इसीलिए इन दोनों चैप्टर का वेटेज ज्यादा है, क्योंकि क्लास 11th में नहीं था। हालांकि एनपीओ फाइनल अकाउंट्स का भी है, ओके, यस, हाँ हाँ प्रिंसी, उसके बाद ठीक है। तो अब देखो, इधर देखो बच्चों, इधर देखो, इस सीक्वेंस से हम आगे बढ़ेंगे। पहला हमारा टारगेट है बेसिक्स, और उसके अंदर हमको कुछ थ्योरी और टर्मिनोलॉजीज पढ़ना है। तो थ्योरी में बच्चों हमको क्या पढ़ना है? तो अब अकाउंट जो सब्जेक्ट है जो आप पढ़ने जा रहे हो, जिसका नाम है बेसिकली फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अकाउंट्स के अंदर बच्चों बहुत सारी चीजें हो सकती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और आजकल तो और भी बहुत सारे आ गई है, इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग, टेक्नोलॉजिकल अकाउंटिंग, ऐसे करके और भी बहुत सारी ब्रांचेस आ गई है। बट अगर मैं प्राइमरली बात करूं
तो 3 टाइप की अकाउंटिंग होती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग होती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है। ये 3 ब्रांचेज़ अकाउंटिंग है, तीनों ब्रांच आपको सीएमए के अंदर ही पढ़ना है। तीनों ब्रांचेज़ आपको सीएमए के अंदर ही पढ़ना है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हर लेवल पे पढ़ना है, कॉस्ट अकाउंटिंग सीएमए इंटर ग्रुप 1 में पढ़ना है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग सीएमए इंटर ग्रुप 2 में पढ़ते हो, ठीक है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट। पर अभी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? अभी हम क्या चीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं? हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब बच्चों फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है? बहुत सिंपल शब्दों में बताऊँ, ठीक है? अप्रॉक्सिमेटली निकिता 2 एंड अ हाफ आवर्स, ओके? अगर मैं तुमको बताना चाहूँ, व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल अकाउंटिंग? तो पहले इस चीज़ को समझो। मेरे को एक बात बताओ, जो कोई भी बिज़नेसमैन है, जो बिज़नेस करने आ रहा है, मेरे को एक बात बताओ, तुम ये कोर्स कर रहे हो सीएमए, क्या ऐसा हो सकता है बच्चों कि तुम्हारा मन कर रहा हो कि सीएमए बनने के बाद हम तो बिज़नेस करेंगे? या ऑलरेडी तुम्हारे फैमिली का बिज़नेस हो, तुम सोच रहे होगे कि यार हमारे फैमिली का बिज़नेस ऑलरेडी है, हम जाके फ्यूचर में इसी बिज़नेस को टेक ओवर करेंगे और सँभालेंगे? फटाफट से बताओ। तो ना थ्योरी क्वेश्चन इससे आ सकता है जो कि 5 से 10 मार्क्स तक का हो सकता है, ठीक है? 4 मार्क्स के मल्टीपल में हो सकता है, 4, 4 इस तरीके से, ठीक है? मेरे को सारे बच्चे फटाफट से बताओ। यस, ऐसा किसी का तो प्लानिंग होगा बिज़नेस करने का, या फिर अपनी फैमिली बिज़नेस को जॉइन करने का, या बच्चों एनीवेज़ अगर तुम प्रैक्टिसिंग करते हो या किसी जॉब में भी जाते हो, तुमने देखा होगा हर कंपनी, हर बिज़नेस अपने बिज़नेस का पूरे साल भर का प्रॉफ़िट कैलकुलेट करता है। ओके, यस, ओम प्रकाश का फैमिली बिजनेस ही है, यस। तो बच्चों ओम प्रकाश से ही पूछो, जैसे हर साल अपने बिजनेस का वो प्रॉफिट कैलकुलेट करते होंगे, हर साल अपने बिजनेस का प्रॉफिट। तो बच्चों बिजनेस करने का पर्पस ही क्या है? प्रॉफिट कमाना। प्राइवेट सेक्टर जिसको हम कैपिटलिस्ट बोलते हैं, ठीक है, उनका पर्पस ही क्या है बच्चों? प्राइवेट सेक्टर में जो भी बिजनेसेस काम कर रहे हैं, जो भी बिजनेसेस काम कर रहे हैं, उनका उनका प्राइमरी पर्पस क्या है बिजनेस करने का? शेयर होल्डर्स की रिटर्न कमाना, यानी कि प्रॉफिट कमाना उनका मोटिव है। प्रॉफिट अर्निंग उनका मोटिव है। ओके, प्रॉफिट अर्निंग मोटिव है। ठीक है भैया, बात हमको समझ में आ गई। जैसे कि अभी-अभी बच्चों देखो, आप देखोगे तो यूएस अभी सोशलिस्ट ना होके कैपिटलिज्म की तरफ जा रहा है। बिज़नेस ओरिएंटेड जा रहा है। उनका टारगेट क्या है एज़ ऑफ नाउ? उनकी जीडीपी को इंक्रीज़ करना। उनकी जीडीपी को इंक्रीज़ करना। तो इसी को क्या बोलते हैं बच्चों? प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट अर्निंग मोटिव की तरफ जा रहा है। तो किसी भी बिज़नेस से बच्चों आप जाके पूछोगे कि आप बिज़नेस क्यों कर रहे हो? वो बोलेंगे प्रॉफिट कमाना है, पैसा कमाना है, मुनाफ़ा कमाना है, ठीक है? तो अब मेरे को एक बात बताओ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो आपको हेल्प करता है इस बिज़नेस का प्रॉफिट कैलकुलेट करने में। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो सब्जेक्ट है बच्चों, फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट आपको हेल्प करता है किसी भी बिज़नेस का प्रॉफिट निकालने के लिए, किसी भी बिज़नेस का प्रॉफिट निकालने के लिए। अच्छा, ओके। भैया कोई भी बिज़नेस, हाँ, अगर कोई बिज़नेस नॉन प्रॉफिट पर्पज़ के लिए काम कर रहा होगा ना, तो भी उसका प्रॉफिट निकाल सकता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग ने ये नहीं बोला कि मैं सिर्फ़ उसी बिज़नेस का प्रॉफिट निकाल पाऊँगा जो प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं। कोई बिज़नेस जो नॉन प्रॉफिट पर्पज़ के लिए काम कर रहा हो, उनका भी प्रॉफिट फाइनेंशियल अकाउंटिंग कैलकुलेट कर सकता है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इस चीज़ को करता कैसे? तो बच्चों मेरे को एक बात बताओ, मैं एक बेसिक बात तुमसे पूछता हूँ। अगर तुम एक पेन को बाय करके लाए ₹4 में और तुमने उसको सेल कर दिया ₹5 में, तो तुम्हारा कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया? फ़ायदा हो गया, सिंपल शब्दों में। प्रॉफिट का मतलब होता है फ़ायदा। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? फ़ायदा। तो ये बताओ तुम्हारा कितने रुपए का फ़ायदा हो गया? सिंपल है, भैया ₹1 का फ़ायदा हो गया। ₹1 का फ़ायदा हो गया हमारा, ठीक है? तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूँ बच्चों कि तुमने परचेज़ किया पेन को, परचेज़ यानी कि बाय, परचेज़ किया यानी कि बाय किया पेन को ₹4 में एंड देन उसको सेल कर दिया ₹5 में, तो ₹1 का तुमको प्रॉफिट हो गया यहाँ पर। ₹1 का प्रॉफिट हो गया। फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी यही चीज़ करता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी यही चीज़ करता है। क्या? कि जो भी तुम अपने बिज़नेस के अंदर सामान को सेल करते हो, कस्टमर को, अपने बिज़नेस के अंदर जो भी सामान तुम सेल करते हो कस्टमर को, ठीक है? जो भी तुम सेल करते हो और उसके अगेंस्ट में तुम जो भी खर्चे करते हो, खर्चे मतलब होता है बच्चों एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस ये वर्ड क्या है? एक्सपेंस वर्ड का मतलब क्या है? खर्चे करना।
एक्सपेंस वर्ड का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपेंस वर्ड? एक्सपेंस मतलब होता है खर्चे करना। तो जो भी तुम बिजनेस में सामान को सेल करते हो और जो भी तुम खर्चे करते हो, इन दोनों को फाइनेंशियल अकाउंटिंग कुछ नहीं करता है, रिकॉर्ड कर लेता है बस। एक कॉपी में लिख के रखता है, एक कॉपी में लिख के रखता है। इट इज समथिंग लाइक दिस बच्चों। मान लो डे 1 ऑफ माई बिजनेस, मैंने 5,000 रुपए का सामान बेचा, 3,000 रुपए मेरे खर्च हो गए। ठीक है, तो ये मेरा सेल है और ये मेरा एक्सपेंस है। डे 2 ऑफ द बिजनेस, मैंने 2,000 रुपए का सामान बेचा, लेकिन मेरे खर्चे इस दिन 3,500 के थे। डे 3 ऑफ द बिजनेस, मैंने 8,000 रुपए का सामान बेचा, खर्चे 2,000 के थे। डे 4 ऑफ द बिजनेस, मैंने 10,000 रुपए का सामान बेचा, 6,000 रुपए मेरे खर्चे थे। डे 5 ऑफ द बिजनेस, मैंने 7,000 रुपए का सामान बेचा, 4,000 रुपए मेरे खर्चे थे, एंड सो ऑन। अब ये मैं क्या कर रहा हूं बच्चों? मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैंने एक सिंपल कॉपी ली है। ओके, मैंने एक सिंपल कॉपी ली, कॉपी, और एक कॉपी में मैं रिकॉर्ड करने लग गया क्या? कि मैं कितने रुपए का सामान बेच रहा हूं और कितने मेरे खर्चे हो रहे हैं। कितने रुपए का सामान मैं बेच रहा हूं, कितने मेरे खर्चे हो रहे हैं, कितना सामान बेच रहा हूं, कितने मेरे खर्चे हो रहे हैं। तो मैंने एक कॉपी ली बच्चों, सिंपल, एक सिंपल कॉपी ली और वहां पर मैंने इसको रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया। तो मैं ये क्या कर रहा हूं पता है? ये मैं कर रहा हूं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्या कर रहा हूं मैं? ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पर्पस क्या है? प्रॉफिट कैलकुलेशन करवाना। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पर्पस क्या है बच्चों? प्रॉफिट कैलकुलेशन कराना बिजनेस का। तो क्या ये जो मैं सेल रिकॉर्ड कर रहा हूं और जो मैं अपने खर्चे रिकॉर्ड कर रहा हूं, सामान बेच रहा हूं और जो खर्चे रिकॉर्ड कर रहा हूं, क्या इससे मैं प्रॉफिट निकाल सकता हूं? बिल्कुल यस, बिल्कुल निकाल सकता हूं। टोटल सेल्स निकालूंगा, टोटल एक्सपेंसेस निकालूंगा, टोटल ऑफ द सेल्स निकालूंगा, टोटल ऑफ द एक्सपेंसेस निकालूंगा, दोनों को माइनस कर दूंगा, प्रॉफिट आ जाएगा। दोनों को माइनस कर दूंगा, मेरा मुनाफा, मेरा फायदा, मेरा प्रॉफिट आ जाएगा। तो यही तो है बच्चों फाइनेंशियल अकाउंटिंग। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस सब्जेक्ट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस। क्या होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस। अच्छा, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस ऑफ द बिजनेस, ऑफ द बिजनेस। अच्छा, तो जो हम बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस के अंदर जो ट्रांजेक्शंस हो रहे हैं उनको रिकॉर्ड करना। भैया ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है? ट्रांजेक्शन का मतलब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा बच्चों, क्योंकि इसके ऊपर इंस्टीट्यूट क्वेश्चन बनाती है एग्जाम में, एमसीक्यू का, कि ये एग्जांपल है, बताओ ये ट्रांजेक्शन है कि इवेंट है। तो उसके ऊपर इंस्टीट्यूट क्वेश्चन बनाती है। तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है, इवेंट का मतलब क्या होता है। अभी के लिए बस इतना समझ लो, कोई भी ऐसा कोई भी ऐसा घटना घटना बिजनेस के अंदर जिसकी वजह से आपके पैसे कम ज्यादा हो, मॉनेटरी गेन या मॉनेटरी लॉस हो, मनी बढ़े या मनी कम हो। जैसे सेल करते हो तो मनी बढ़ता है, मनी मतलब पैसा, सेल करने से पैसा बढ़ता है और खर्चे करने से पैसे कम होते हैं। तो आप उसको अभी के लिए ट्रांजेक्शन बोल सकते हो, अभी के लिए, एज ऑफ नाउ। बाकी हम इसको डिटेल में ब्रेक डाउन करेंगे आने वाले समय में। तो बच्चों, सेल और एक्सपेंस को आप रिकॉर्ड कर रहे हो, दिस इज योर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। दिस इज योर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग? टू फाइंड आउट द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, टू फाइंड आउट द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। How we are going to find out the profit of the business? By recording the transaction of the business. By recording the transaction of the business. तो हम बिजनेस के ट्रांजेक्शन को बच्चों सिंपली रिकॉर्ड करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, और लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा। अब इसमें एक प्रॉब्लम है, पूछो क्या? बोलो। इसमें एक प्रॉब्लम है बच्चों। अगर तुम पूछो कि भैया क्या परेशानी है आपको, तो मैं बताना चाहूंगा कि क्या परेशानी है। बोलो, क्या परेशानी है? यस, तो बच्चों परेशानी बड़ी सिंपल सी है। क्या? एक बात मैं तुम लोग को वैसे पहले क्लियर कर दूं, you are in the very safe hands, you are in the very safe hands for your CMA कोर्स। बच्चों, आप CMA कोर्स के लिए सेफेस्ट हैंड्स के पास अभी एज ऑफ नाउ हो, यू आर वेरी सिक्योर्ड बिकॉज ऑफ द रीजन वाई आई टोल्ड यू, है ना। पहला, कि मेरी अप्रोच CMA के अंदर ऑलवेज CMA ओरिएंटेड होती है। CMA ओरिएंटेड मतलब जो इंस्टीट्यूट सुनना चाहती है वो बजाओ, जो इंस्टीट्यूट सुनना चाहती है वो बजाओ। ये होती है मेरी अप्रोच पढ़ाते टाइम। ठीक है, सीएमए इंस्टीट्यूट जो एजम्पशंस लेती है, देखो क्या होता है ना, हम लोग ना यहाँ पर जो अकाउंटिंग सीखते हैं ना, है ना, इसके अंदर ना हम हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस लेते हैं, रियल लाइफ सिचुएशन नहीं होती है सब।
तो ना सीए इंस्टीट्यूट, सीएमए इंस्टीट्यूट अपने अपने एजम्पशंस अलग अलग लेके क्वेश्चंस को सॉल्व करती है। मैं आपको वो एजम्पशंस बताता हूँ जो सीएमए इंस्टीट्यूट लेके चलती है। तो सीएमए ओरिएंटेड। दूसरी बात, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मतलब देखो क्या है, सीएमए इंस्टीट्यूट सिलेबस के कवरेज क्षेत्र के बाहर कभी नहीं जाएगी। तो पहले तो सिलेबस को घोट के पिला दो तुमको। घोट के पिला दो मतलब ये तुम्हारा सिलेबस का पाउडर है, उसको एक पानी में घोलो और तुमको पिला दो। तो सिलेबस का कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज। एबीसी एनालिसिस नहीं करवाऊंगा मैं तुमको कि बच्चों ये कैटेगरी है, ये बी कैटेगरी है, सी कैटेगरी, नहीं। ऑल्दो आई हैव ऑल द डेटा ऑफ एबीसी एनालिसिस, पूरा पूरा मैं फ्लो चार्ट बनाता हूँ उसका, लेकिन मैं तुमको एबीसी एनालिसिस नहीं करवाने वाला। मेरी अप्रोच ये है 100% पढ़ के जाओ और एग्जाम में फोड़ के आओ, दैट्स इट। तीसरा बच्चों, क्वेश्चंस की कवरेज। क्वेश्चंस की कवरेज आपके सीएमए के जितने भी सोर्सेज हो सकते हैं, मॉड्यूल, पीवाईक्यू, एमटीपी, एमक्यूपीस, वर्कबुक, ई बुलेटिन, एक्स वाई जेड, और कभी कभी मेरे को कम पड़ जाती है तो मैं सीए इंस्टीट्यूट के भी क्वेश्चन तुमको करवा देता हूँ सॉल्व। जब मेरे को कमी पड़ती है, मेरे को स्कैरसिटी पड़ती है। ओके, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन इंग्लिश में ही होंगे ना भाई, ऑब्वियसली। ठीक है, तो क्वेश्चंस की कवरेज, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज। ठीक है, तो अब मेरे को एक बात बताओ, सीएमए ओरिएंटेड 100% कवरेज ऑल द क्वेश्चंस ऑफ सीएमए सोर्सेस, और क्या चाहिए जीवन में। अब कोई बच्चा अगर ये सोचेगा कि क्या मैं पास हो पाऊंगा, तो ये तो तुम्हारी सोच गलत है। तुमको ये सोचना चाहिए क्या मैं रैंक ला पाऊंगा। तुम्हारी सोच ऐसी होनी चाहिए बच्चों, क्या मैं रैंक ला पा रहा हूं, यस। इस तरीके से अब तुमको सोचना है। तुमको ये तो सोचना ही नहीं कि वेदर पास और नॉट, ये तो तुमको सोचना ही नहीं है। तुमको सोचना है वेदर रैंक और नॉट, ये सोचना है तुमको। समझ रहे हो। तुम्हारी अप्रोच इस तरीके से, क्योंकि भाई जब सीएमए ओरिएंटेड है, 100% कवरेज है, कुछ भी छूटा ही नहीं है, तो एग्जाम में जो भी टॉपिक आएगा सब पढ़ा हुआ है और सारे क्वेश्चंस कवर हैं। और क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि इंस्टीट्यूट ये सारे क्वेश्चंस को रिपीट करती है? आंसर इज यस। मॉड्यूल के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, एमटीपी के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, पीवाईक्यू के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आते हैं, बहुत बार मतलब कई बार रिपीट होते हैं। जब मैं तुमको पीवाईक्यू सॉल्व कराता हूँ तब मैं तुमको दिखाता भी हूँ कि देखो बच्चों ये एक ही क्वेश्चन इस अटेम्प्ट में भी आया, इसमें भी आया, इसमें भी आया, इसमें भी आया। कई बार ऐसा होता है, मल्टीपल अटेम्प्ट, एक ही क्वेश्चन घसीट घसीट के पूछती है इंस्टीट्यूट। ओके, तुम एक बार बच्चों इस चीज को फील करो, एक्सपीरियंस करो। तुम भले अपने सीनियर से पूछो जाके, जो अब फाइनल पहुंच चुके हैं उनसे तुम पूछो जाके, वो तुमको बताएंगे व्हाट इज द मैजिक। और वो मैजिक जैसे तुमको पता चला, या फिर तुम जाके देख सकते हो पास स्टूडेंट्स के मार्क्स जो मैं रिजल्ट्स की वीडियो अपलोड किया हूँ, या फिर कम्युनिटी पोस्ट, तो तुमको समझ में आएगा कि कैसे बच्चे इस मैजिक को डिकोड कर पा रहे हैं। अब बस बात इतनी सी है बच्चों कि मैंने तुमको सीएमए ओरिएंटेड पढ़ा दिया, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज कर ली, क्वेश्चन दे दिए। मुद्दा ये है कि अगर तुम खुद ही नहीं किए ये सब, तो क्या तुम पास हो पाओगे? थिंक अबाउट इट। मैंने तो तुमको दे दिया, मैंने तुमको लेक्चर्स दे दिए, सीएम एक्सक्लूसिव ओरिएंटेड, क्वेश्चंस भी दे दिए सारे, लो बच्चों सारे क्वेश्चन हैं सॉल्व भी करा दिए, सारे सारे सॉल्व भी करा दिए, और कवरेज भी 100% कर दी। पर अगर तुम खुद ही पढ़ाई नहीं कर रहे हो, खुद ही पढ़ाई नहीं कर रहे हो मतलब सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो। यस बेटा प्रिंस, यस। मेरे को एक बात बताओ, अगर तुम खुद ही पढ़ाई नहीं कर रहे हो, सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो, अगर तुम सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो, तो क्या लगता है तुमको, क्या अब हमें सोचना पड़ेगा वेदर पास और नॉट? सोचो इस बारे में और मुझे बताओ कि क्या अब हमें सोचना पड़ेगा वेदर पास और नॉट? यस। अगर तुम बच्चों सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो, मैं आपको बताना चाहता हूं सेल्फ स्टडी इज द की टू सक्सेस। हालांकि मैंने सीए फाइनल में क्लासेस ली थी, बट सीए फाउंडेशन तो छोड़ दो, वो तो टाइम पास था मेरे लिए, और सीए इंटर टाइम पास नहीं था ऑब्वियसली, पर मैंने उसमें क्लास नहीं ली थी बच्चों। और जिस दिन तक रिजल्ट नहीं आया था उस दिन तक अंडर कॉन्फिडेंट रहता था। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि यार जब सारे बच्चे क्लासेस लेके पढ़ाई कर रहे हैं और मैं खुद सेल्फ स्टडी से पढ़ाई क्यों, मैं क्या एग्जाम क्लियर कर पाऊंगा, वेदर क्लियर और नॉट। बच्चों रिजल्ट में तो एग्जाम्शन था 5 सब्जेक्ट्स में, पर आई एम ऑलवेज यूज टू थिंक यार मेरा कोई सिस्टमैटिक अप्रोच नहीं था। हैफजार्ड मैनर में पढ़ाई किया हूँ, कोई भी रिसोर्सेज से पढ़ाई करता था, किसी भी टीचर की बुक उठा लेता था, टेलीग्राम में जाके इधर उधर से नोट्स ले लेता था, कुछ भी करके पढ़ाई करता, कोई सिस्टमैटिक अप्रोच नहीं होती थी। तो हमेशा एक अंडर कॉन्फिडेंस बना रहता था कि यार सेल्फ स्टडी से क्लियर हो पाएगा, सब तो क्लास ले रहे हैं, सेल्फ स्टडी से हो पाएगा, हो पाएगा। फिर जब एग्जाम क्लियर हो गया ना, तब एक चीज रियलाइज हुई कि क्लास से कुछ नहीं होता, सेल्फ स्टडी इज द की टू सक्सेस।
समझ रहे हो? क्लास से कुछ नहीं होता, सेल्फ स्टडी इज द की टू सक्सेस। तो बच्चों मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ, तुमने एक कहावत सुनी है, परोस के दे देना? क्या तुमने कहावत सुनी है कि बस सारी चीजों को तुमको परोस के दे दिया गया, तुम्हें बस अब उसको खाना है? बोलो। यस। तो बच्चों मेरा काम है तुमको सारी चीजें परोस के देना, क्योंकि मैं तुम्हारा ये लेबर बचाना चाहता हूँ। तुम्हारा यहाँ पर जो लेबर लगता है ना, ठीक है, हाँ, खाना खुद खाना है, यस। तुम्हारा यहाँ पर जो लेबर लगता है ना, कि यार सीएमए ओरिएंटेड कंटेंट चाहिए, सीएमए इंस्टीट्यूट कैसे सोचती है वो चाहिए, वो मैं तुमको ला के दे दूंगा। मैं तुम्हारी 100% कवरेज कर दूंगा, बहुत ब्यूटीफुली ड्राफ्टेड नोट्स दे दूंगा तुमको, ब्यूटीफुली ड्राफ्टेड नोट्स जिसके अंदर सारी चीजें कवर है। ओके। हाँ हाँ सोनम, नो प्रॉब्लम। यस। और बच्चों क्वेश्चंस की 100% कवरेज, जो भी क्वेश्चन आए हैं पास्ट एग्जाम्स में लिख लिख के बताऊंगा, इस अटेम्प्ट में आया, इस अटेम्प्ट में आया, इस अटेम्प्ट में आया। क्वेश्चंस की 100% कवरेज मैं तुमको बस ला के एक थाली में परोस के चीजें दे दूंगा, ये सारे इंग्रेडिएंट्स है बच्चों, अब तुम्हें बस इसको बैठ के खाना है। सीएमए एक्सक्लूसिव, 100% कवरेज, ऑल दी क्वेश्चंस, तुमको बस इसको बैठ के खाना है। और अगर तुम इतनी सी बात कर लोगे ना, तुम इतनी सी बात अगर कर लोगे ना ये, तो तुम्हारा बच्चों कोई नहीं रोक सकता तुमको तुम्हारा एग्जाम क्लियर करने से, कोई रोक ही नहीं सकता। उसके बाद तो मैं ये सोचूंगा भी नहीं वेदर क्लियर और नॉट। अभी जिस बच्चे को ऑल इंडिया रैंक 11 आया है, मेरी उससे बात होती है ना, तो अब आप समझो बच्चों, ऑल इंडिया रैंक 11, ऑल द 5 सब्जेक्ट्स उस बच्चे ने मेरे से ही किए थे, ठीक है। पांचों सब्जेक्ट जो इंटरमीडिएट में है, 8 सब्जेक्ट है इंटर में, जिसमें से 5 मैं पढ़ा लेता हूँ ना, 8 में से 5 सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ, तो 5 सब्जेक्ट उसने मेरे से पढ़ाई किए थे। आप एक बार मार्क्स देखो जाके, EIR 11 के कम्युनिटी पोस्ट मैंने डाला हुआ है। अब वो बच्चे की, अब उस बच्चे की मेंटेलिटी क्या थी, उस बच्चे की मेंटेलिटी ये थी वेदर रैंक और नॉट। और मुझे बस यही चाहिए तुमसे कि तुमको ये तो सोचना ही नहीं है बच्चों, ये वाला ऑप्शन तो तुम्हारे पास होना ही नहीं चाहिए, वेदर पास और नॉट। जब तुम इतनी सारी चीजें करके जा रहे हो एग्जाम में, तो तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि तुम फेल होगे? तुमको तो ये सोचना चाहिए ना कि कितने मार्क्स आएंगे, कितने सब्जेक्ट में एग्जाम्शन आएगा, रैंक आएगा क्या, ठीक है, हाउ मच मार्क्स इज कंसिडर्ड एज गुड मार्क्स। अब देखो ये कोई आंसर नहीं है, देखो 40 मार्क्स इज गुड मार्क्स, क्योंकि 40 मार्क्स में यू क्लियर द एग्जाम। 200 मार्क्स एग्रीगेट इज अ गुड मार्क्स, क्योंकि 200 में यू क्लियर द एग्जाम। 40 40 40 40 इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में चाहिए, लेकिन टोटल कितना चाहिए, 200। अगर सिर्फ 40 40 लाओगे तो 160 आएगा, फेल हो जाओगे। टोटल कितना चाहिए, 200 चाहिए, 200 एंड अबव। तो what I can say is 40 individually or 200 as a whole is a good marks in CMA because you cleared the exam. But if you are saying कि भैया रैंक चाहिए, रैंक तो बच्चों ऐसी बात हो गई कि मतलब आप समझो, आपको हर सब्जेक्ट में 80 90 मार्क्स लाने पड़ेंगे, 80 मार्क्स 90 मार्क्स, देन यू आर गोइंग टू गेट अ रैंक, ठीक है। और रैंक लाना अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है, अप्रिसिएशन वाली बात है। हालांकि जो बच्चा एग्जाम क्लियर कर रहा है उसको भी अप्रिसिएशन है, लेकिन जो बच्चा रैंक ला रहा है उसको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलती है, बिकॉज उसने डेफिनेटली उन बच्चों से ज़्यादा ही एफर्ट्स डाले होंगे, या ज़्यादा स्ट्रैटेजी लगाई होगी, या ज़्यादा मेहनत की होगी। दैट्स वाई ही और शी इज गेटिंग मोर मार्क्स एज कंपेयर टू द जनरल एवरेज जो मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो ये बात मैं आपको एक बताना चाहता हूँ। अब बच्चों वापस आते हैं अपने टॉपिक में। हाँ, इसमें एक प्रॉब्लम है जो मैंने आपको बोली, क्या प्रॉब्लम है बच्चों, फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिंपल बातें कर रहा था, जो भी सामान हम बेच रहे थे उसको रिकॉर्ड कर रहा था, जो भी हम खर्चे कर रहे थे एक्सपेंसेस, उसको भी रिकॉर्ड कर रहा था। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ फटाफट से, क्या बच्चों ऐसा हो सकता है कि मेरी एक किराने की दुकान है, फटाफट से बताओ, जिसको हम प्यार से बोल सकते हैं ग्रोसरी शॉप, बोलो, क्या मेरी एक ग्रोसरी की शॉप है बच्चों? हो सकती है ना ग्रोसरी की शॉप। अब मुझे एक बात बताना बड़ी सिंपल सी, ग्रोसरी की शॉप के अंदर बच्चों मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या नहीं मिलता, तुम्हारे घर के पास में भी एक किराने की दुकान होगी, प्रोविजन स्टोर होगी, ग्रोसरी स्टोर होगी। तुम एक बार जाके देखना और एनालाइज करना बच्चों, वो एक ऐसी दुकान होती है जहां दुनिया भर का सामान मिल सकता है आपको, सेफ्टी पिन से लेकर, सेफ्टी पिन से लेकर बीट आटा, चावल, दाल, हर टाइप के स्नैक्स, कुरकुरे, लेस, जो भी होता है, हर टाइप के स्नैक्स, हर टाइप की बिस्किट, फ्रिज के अंदर पेप्सी, ये वो कोल्ड ड्रिंक्स, स्वीट कॉर्न का पैकेट, पनीर, मिल्क, दूध का पैकेट,
ठीक है, टेट्रा पैक वाला भी, पैकेट वाला भी, डेयरी मिल्क चॉकलेट। अभी जब मैं तुमको ये सारी बातें बोल रहा हूँ, मैं इमेजिन कर रहा हूँ ना ये सब, पूजा पाठ का सामान। अच्छा, बुक कॉपी भी मिल जाती है, कुछ कुछ शॉप्स में कॉपीज भी मिल जाती है, कॉपी पेन, पेन तो मिल ही जाती है ऑब्वियसली, कॉपी मिल जाती है, पेंसिल मिल जाती है, स्टेशनरी का सामान। मतलब एक ग्रोसरी शॉप के अंदर क्या नहीं मिलता, मैं ये सोच रहा हूँ, सब कुछ। अब मुझे एक बात बताओ, अब ये ग्रोसरी शॉप वाला अपनी सेल्स रिकॉर्ड कर रहा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर, एक ग्रोसरी शॉप वाला अपनी सेल को रिकॉर्ड कर रहा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो सेल्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं, मान लो ये सेल्स किसी अलग आइटम की थी, ये सेल किसी अलग आइटम की थी, ये सेल किसी अलग आइटम की थी, सारी सेल्स बच्चों अलग अलग आइटम की थी। तो मुझे एक बात बताओ, अच्छे से एनालाइज करने के लिए, अच्छे से एनालाइज करने के लिए मतलब, जैसे मान लो तुम जो तुम जो राशन का सामान बेचते हो, राशन का सामान तुम 100 रुपए में बेचते हो, 80 रुपए में खरीद के लाते हो, तो इसमें तुम्हारा 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तुम जो स्टेशनरी का सामान बेचते हो, 100 रुपए में बेचते हो, 90 रुपए में खरीद के लाते हो, इसमें तुम्हारा 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ बस। तुम जो रेफ्रिजरेटेड सामान बेचते हो, वो तुम 100 रुपए का बेचते हो, 95 रुपीज का खरीद के लाते हो, तो इसमें तो तुम्हारा बस 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ। 95 क्यों, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह भी लगती है ना, फ्रिज में रखना पड़ता है इसको, तो बिजली का बिल आता है, ये सब चीज। तो मेरे को एक बात बताओ बच्चों, अलग अलग आइटम में अलग अलग प्रॉफिट कमा रहे हो कि नहीं कमा रहे हो, फटाफट से बता दो। क्या तुम अलग अलग आइटम में अलग अलग प्रॉफिट कमा रहे हो? मुझे बताना एक बार इसको देख के ध्यान से। अलग अलग आइटम, अलग अलग प्रॉफिट, यस। और तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि क्योंकि बच्चों हर आइटम में प्रॉफिट मार्जिन अलग है, क्योंकि बच्चों हर आइटम में प्रॉफिट मार्जिन अलग है, तो तुम्हें इसे अलग अलग ही रिकॉर्ड करना चाहिए, या फिर इसको अलग अलग बाइफरगेट करके रखना चाहिए, ताकि तुम कम से कम ये तो पता चले कि तुम कौन से आइटम से ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हो और कौन से आइटम से नेग्लिजिबल यानी कि कम प्रॉफिट कमा रहे हो। और इसीलिए तुमको इसको अलग अलग रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग ने कहा कि मैं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड तो कर लूंगा, मैं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड तो कर लूंगा, पर मैं अब इसको अलग अलग कर दूंगा। अलग अलग कर दूंगा मतलब क्लासिफिकेशन कर दूंगा, क्लासिफिकेशन, कि ये अलग है, ये अलग है सेल्स, ये सेल्स अलग है, ये वाली सेल्स अलग आइटम की है। मतलब जो भी आपके आइटम्स होते हैं उनको अलग अलग करके रिकॉर्ड करूंगा, इकट्ठा करके रिकॉर्ड नहीं करूंगा। जैसे मैंने क्या बोला था, पूरे दिन की सेल्स है 5,000, तो अब इसको ऐसे मत रिकॉर्ड करो, ऐसे मत रिकॉर्ड करो, अलग अलग करके बताओ कि 2,000 की सेल्स राशन की है, 1,000 की सेल्स स्टेशनरी की है, ठीक है, और तुम्हारी 1,000 की सेल्स कोल्ड ड्रिंक वगैरह की है, 1,000 की सेल्स तुम्हारी स्नैक्स की है। ऐसे इसको अलग अलग रिकॉर्ड करके बताओ, अलग अलग, कि किस आइटम की कितने रुपए की सेल्स है। तो इसको बोलते हैं बच्चों क्लासिफिकेशन। क्या कर देना, क्लासिफाई कर देना। मतलब जैसे निकिता, इधर देखो, आपने 5,000 की बेटा सेल्स की, ये आपके पूरे दिन की टोटल सेल्स है, ये आपके एक दिन की टोटल सेल्स है, ये आपके एक दिन की टोटल सेल्स है। मैंने कहा ये बताओ कि राशन कितने रुपए का बेचा, आपकी ग्रोसरी की स्टोर है ना, वहां सब 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 कुछ मिलता है, वहां पर आपका ग्रोसरी स्टोर है और वहां सब कुछ मिलता है। मैंने आपसे ये पूछा बेटा 5,000 में से राशन का सामान आपने कितने रुपए का बेचा, आपने कहा भैया राशन का सामान 2,000 रुपए का बिका, इस 5,000 में से 2,000 का सामान राशन वाला था, राशन वाला था। मैंने कहा ओके। फिर मैंने पूछा बेटा ये बताओ आपने कोल्ड ड्रिंक्स कितने की बेची, तो आपने कहा भैया 1,000 रुपए की हमने कोल्ड ड्रिंक्स बेची, 1,000 की इसमें से हमने कोल्ड ड्रिंक बेची। मैंने कहा आपने स्टेशनरी कितने का बेचा, आपने कहा भैया 1,000 का हमने स्टेशनरी बेचा, ठीक है, ओके। और आपने कहा कि भैया 1,000 के हमने कुछ मिसलीनियस सामान बेचे, मिसलीनियस मतलब वही सब तुम्हारा सेफ्टी पिन, टेप, रबड़, मतलब सॉरी रबड़ बाल में लगाने वाला रबड़ ना, ये सब ब्यूटी कॉस्मेटिक रिलेटेड सामान, सब सब कुछ मिलता है। ग्रोसरी स्टोर इज द स्टोर जहां पर सब कुछ मिल जाता है, प्रोविजन स्टोर जिसको आप बोलते हो। तो मैंने ये कहा कि निकिता बेटा क्या हम इस 5,000 को अलग अलग करके लिख सकते हैं, ये जो 5,000 हमने पूरे दिन में टोटल सेल्स की है,
5,000 की जो हमने दिन में पूरी टोटल सेल्स की है, क्या हम इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं? फटाफट से बताओ, क्या इसमें हमें कोई दिक्कत है? बोलो, क्या इसमें हमें कोई दिक्कत है? आंसर इज नो, नो प्रॉब्लम। तो बच्चों इसी को बोलते हैं क्लासिफिकेशन कर देना। क्या कर देना? क्लासिफिकेशन। हालांकि क्लासिफिकेशन इज नॉट बेस्ड ऑन आइटम्स, ये तो बुक्स के अंदर होता है। लेकिन मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग बोलता है कि जो एक नेचर के आइटम है ना, उसको एक जगह लिख दो। जो आइटम एक नेचर के हैं उसको एक जगह लिख दो। थोड़ा सा मैं इसको और इलैबोरेट करता हूं बच्चों। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे एक्सपेंसेस, मैंने कहा डे वन के आपके एक्सपेंसेस है 10,000 रुपए। मैंने कहा आपके डे वन के एक्सपेंसेस है 10,000 रुपए। 10,000 रुपए इज द डे वन एक्सपेंसेस। मैंने कहा बच्चों इसमें से 2,000 रुपए ना आप रेंट के लिए पे किए हो। 2,000 रुपए आपने किसके लिए पे किया है? रेंट के लिए पे किया है। मतलब 2,000 रुपए आप उस दुकान का किराया देते हो जहां पर आप वो दुकान लगाए हो। उस दुकान का आप किराया देते हो 2,000 रुपए। ठीक है, तो वो हो गया रेंट। मैंने कहा बच्चों आपने दुकान में एक लड़का रखा हुआ है काम करने के लिए, छोटू। आपने एक छोटू रखा हुआ है काम करने के लिए दुकान में, ठीक है, और उसको आप सैलरी देते हो बच्चों डेली 1,000 रुपीज। 1,000 रुपीज की आप छोटू को डेली की सैलरी देते हो, ठीक है। 5,000 रुपए बच्चों आपका खर्च हुआ है परचेजिंग में। 5,000 रुपए आपका किस पे खर्च हुआ है? परचेजिंग में। परचेजिंग मतलब सामान खरीद के तो लाओगे ना बेचने के लिए। अगर आपको सामान बेचना है तो क्या आप सामान खरीद के लाओगे? एब्सोल्युटली यस। जो सामान खरीद के लाओगे उसी को तो बेचोगे। तो 5,000 रुपीज आपका खर्च हुआ है परचेजिंग में। तो रेंट आपको 2,000 देना पड़ गया। सैलरी लग गई बच्चों 1,000 की। 5,000 रुपए आपका परचेजिंग में चला गया और 2,000 रुपए आपका मिसलीनियस खर्चे। मिसलीनियस का मतलब क्या होता है बच्चों? छोटे मोटे बहुत सारे खर्चे। मिसलीनियस का मतलब क्या होता है पता है? मिसलीनियस का मतलब होता है छोटे मोटे बहुत सारे खर्चे। चाय पानी का खर्चा हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मान लो 200-300 रुपए का इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ठीक है। ऐसे तो इसको मिसलीनियस बोलते हैं। तो जब तक कोई खर्चा बड़ा अमाउंट का ना हो तो छोटे छोटे खर्चों को आप एक साथ बोलते हो मिसलीनियस। क्या होता है मिसलीनियस का मतलब? छोटे 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 बहुत सारे खर्चे, वो होता है मिसलीनियस का मतलब। तो बच्चों मेरे को एक बात बताओ, आपने पूरे दिन में, नहीं 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 करना है, नहीं करना है बेटा, ये सब तुमको अंडरस्टैंड करना है बस। ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुमको। तुमको ये चीजें ऑटोमेटिकली याद भी हो जाएगी, समझ में भी आ जाएगी, तुम उसका टेंशन मत लो। ये सब चीजें ऑटोमेटिक होगी। बेसिक्स का कोई भी चीज आपको लिखना नहीं पड़ेगा। ऑटोमेटिकली आपको सारी चीजें समझ में भी आ जाएगी, याद भी हो जाएगी, परमानेंटली यहाँ पर फिट भी हो जाएगी। तो मैंने क्या कहा, तुम्हारे 10,000 के खर्चे हैं बच्चों। तो तुम्हें क्या लगता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम कर रहे हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग मतलब अपने खर्चे हम बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं। अपने खर्चे हम बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं। मुझे कैसे करना चाहिए? क्या मुझे सीधा 10,000 रुपए के खर्चे लिख देना चाहिए, या मुझे खर्चों को अलग अलग करके बताना चाहिए कि 2,000 रुपए रेंट का है, 1,000 रुपए सैलरी का है, 5,000 रुपए परचेजेस का है, 2,000 रुपए चिटर पिटर खर्चे हैं? क्या लगता है तुमको बच्चों, क्या बेटर प्रेजेंटेशन होगा? किसमें किसमें मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा रिकॉर्ड करने में? कैसे मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा रिकॉर्ड करने में? इकट्ठा एक साथ 10,000 लिख दूँ या अलग-अलग करके बताऊँ कि ये इसका खर्चा है, ये इसका खर्चा है, ये इसका खर्चा है, ये इसका खर्चा है? बताओ। अलग-अलग करके। यस, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी बच्चों यही बोलता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी यही बोलता है कि आप तो पहले कॉपी में ट्रांज़ैक्शन को रिकॉर्ड करो। आप एक कॉपी में, अच्छा पर्पस क्या है? प्रॉफिट निकालना। पर्पस क्या है? सारे खर्चे लिखेंगे, सारी इनकम लिखेंगे, इनकम मतलब पैसा आना, खर्चे मतलब पैसा जाना, इसको सबको लिखेंगे और प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो पर्पस क्या है? प्रॉफिट निकालना। ओके। अब बच्चों फाइनेंशियल अकाउंटिंग ने कहा सारे ट्रांजेक्शन्स को एक कॉपी में लिखो, बैठ के लिखो 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 लिखो। और जब इसको लिखोगे ना तो जरा बताते हुए चलना, जरा हमें बताते हुए चलना कि टोटल खर्चों में से कितना खर्चा रेंट का है, कितना खर्चा सैलरी का है, कितना खर्चा परचेजेस का है, जो सामान खरीद के लाते हो बेचने के लिए, और जो भी खर्चे होते हो तुम्हारे, इलेक्ट्रिसिटी होता हो, और भी तुम्हारे बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं, कमीशन का खर्चा हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हो सकता है, जो गाड़ी सामान लेके आती है, ट्रांसपोर्टेशन का, फ्यूल का कॉस्ट हो सकता है, ठीक है। एसेट्स, जो तुम्हारे एसेट्स मतलब क्या, तुम्हारा फ्रिज जो यूज हो रहा है उसका खर्चा हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है, ठीक है।
ओके, अभी मैं बहुत रेस्ट्रिक्टेड हूँ। क्यों रेस्ट्रिक्टेड हूँ? मैं कुछ टर्मिनोलॉजीज़ बोल नहीं पा रहा हूँ तुम्हारे सामने क्योंकि मैंने उसका मीनिंग तुमको बताया नहीं है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एसेट, लायबिलिटी, ये मैंने आपको बताया नहीं है, तो इसलिए मैं वो टर्म्स अभी आपके सामने यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है? तो बच्चों ये हुआ दूसरा बात कि अकाउंट से सबसे पहले क्या बोला फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कि आप तो सबसे पहले रिकॉर्ड करो। अच्छा, रिकॉर्डिंग करोगे तो ध्यान रखना क्लासिफिकेशन करो। रिकॉर्डिंग करते टाइम ये बात को ध्यान रखना कि उसको क्लासिफाई करते हुए चलो। क्लासिफाई मतलब कितना खर्चा रेंट का, अलग-अलग करते हुए बताओ, इकट्ठा मत बताओ, अलग-अलग करके बताओ। तो रिकॉर्ड करो, क्लासिफाई करो। अब बच्चों मेरे को एक बात बताओ, क्या हमारा बिज़नेस छोटा-मोटा होगा या मोटा-मोटा होगा? फटाफट से बताओ। हमारा बिज़नेस छोटा-मोटा होगा या मोटा-मोटा होगा? मोटा-मोटा होगा। यस, हमारा बिज़नेस बच्चों बड़ा होगा, करोड़ों का टर्नओवर। ऐसी हज़ारों में बात नहीं करेंगे हम। छोटे-मोटे टर्म्स में 100 हज़ार रुपए की बात नहीं करते हम, लाखों में भी बात नहीं करते। हम बात करते हैं बच्चों करोड़ों में। हम किसमें बात करते हैं? करोड़ों में। तो हमारा बिज़नेस होगा बड़ा बिज़नेस और बच्चों बड़ा बिज़नेस मतलब ज़्यादा ट्रांज़ैक्शंस, बोलो हाँ। ज़्यादा सेल्स, ज़्यादा परचेज़ेज़, ज़्यादा एक्सपेंसेस, ज़्यादा इनकम। बड़े बिज़नेस का मतलब ये होगा ना ट्रांज़ैक्शंस लाखों में, करोड़ों में। अब मेरे को एक बात बताओ, ट्रांज़ैक्शन हुए जा रहा है, होए जा रहा है, होए जा रहा है, होए जा रहा है। क्लासिफ़िकेशन भी किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। इतना क्लासिफ़िकेशन कर रहे हैं, इतना क्लासिफ़िकेशन कर रहे हैं, हज़ारों लाखों अकाउंट्स ओपन हो गए हैं। हज़ारों लाखों अकाउंट्स ओपन हो गए हैं। हज़ारों प्रकार के खर्चे हो रहे हैं हमारे और सारे खर्चे बहुत ज़्यादा। टी जैसे खर्चे में भी 5-10 हज़ार रुपए खर्चा हो रहा है हमारा। टी, चाय-पानी। एक दिन का चाय-पानी का खर्चा ही 5-10 हज़ार रुपए लग रहा है। इतने सारे एम्प्लॉयी हैं, क्लाइंट आते हैं, उनको हम चाय ऑफ़र करते हैं। तो बच्चों मेरे को एक बात बताओ, हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये जो बोल रहा है कि एक कॉपी लो और उसमें रिकॉर्ड करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। तो जब हमारा बिज़नेस इतना बड़ा हो जाएगा और हम इतने सारे ट्रांज़ैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, तो हमारी तो कॉपियाँ ही भरते चली जाएगी। फटाफट से बताओ, येस और नो? हमारी तो कॉपियाँ ही भरती चली जाएगी। बोलो येस और नो? फटाफट से बताओ बच्चों। तो मान लो मैंने एक कॉपी भर ली, मैंने एक कॉपी भर ली, ठीक है? उसके बाद मैंने दूसरी कॉपी भर ली। लो भाई, ट्रांज़ैक्शंस रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, ट्रांज़ैक्शन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उसके बाद मेरी एक और कॉपी भर गई और मेरा बिज़नेस बड़ा है, अभी भी रुक नहीं रहा है। उसके बाद मैंने एक और कॉपी भर ली। मेरा बिज़नेस बड़ा है बच्चों, रिकॉर्डिंग चलते जा रही है, चलते जा रही है, चलते जा रही है। मैं रिकॉर्ड करते जा रहा हूँ ट्रांज़ैक्शंस को। मैं ट्रांज़ैक्शन रिकॉर्ड करते और उसके बाद एक और कॉपी भर गई। तो मुझे एक बात बताओ, इतनी सारी जो कॉपियाँ हैं, जो भरते चले गई, भरते चले गई, भरते चले गई। अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे निकालना है प्रॉफ़िट। अब मुझे निकालना है प्रॉफ़िट। तो इतने सारे ट्रांज़ैक्शन से मैं प्रॉफ़िट कैसे निकालूँगा? मेरी कॉपियाँ पे कॉपियाँ भर गई है, इतनी सारी हो गई है। तो बच्चों तुम्हें नहीं लगता कि ये जो मैंने रिकॉर्डिंग और क्लासिफ़िकेशन कर दिया है, अब मुझे इसको थोड़ा छोटा बनाना चाहिए। मुझे इसको थोड़ा छोटा बना देना चाहिए। बोलो येस और नो? मुझे इसको छोटा करने की कोशिश करना चाहिए। क्या करने की कोशिश करना चाहिए? छोटा करने की कोशिश करना चाहिए, जिसको हम प्यार से क्या बोल सकते हैं? समराइज़ेशन। मुझे इन रिकॉर्ड्स को क्या करना चाहिए? समराइज़ करना चाहिए। समराइज़ मतलब छोटा बनाना चाहिए। समराइज़ मतलब छोटा बनाना चाहिए। जो मैंने इतना सारा ट्रांज़ैक्शंस रिकॉर्ड किया है। जैसे इसका एग्ज़ाम्पल दूँ? जैसे मान लो मैंने कहा क्लासिफ़िकेशन के टाइम रेंट। तो एक फर्स्ट मंथ का मैंने रेंट मान लो जनवरी का, रेंट मैंने दिया ₹5000, फ़रवरी का रेंट मैंने दिया ₹5000, मार्च का रेंट मैंने दिया ₹5000, अप्रैल से रेंट बढ़ गया ₹6000, फिर मैंने मई का रेंट दिया ₹6000, जून का रेंट दिया ₹6000, ऐसे करके बच्चों मैंने पूरे साल का रेंट दिया। अब ये देखो ये कितनी सारी लाइन में लिखा हुआ है, ये कितनी सारी लाइन में लिखा हुआ है, देखो ऐसे पूरा दिसंबर तक लिखा होगा, ऐसे पूरा दिसंबर तक लिखा होगा। तो मैं क्या बोलूँगा? मैं बोलूँगा चलो इसको समराइज़ कर देते हैं। चलो इसको समराइज़ कर देते हैं। समराइज़ कैसे करोगे? आपने ₹5000 का रेंट दिया 3 महीने का और ₹6000 का रेंट दिया होगा अप्रैल से लेकर दिसंबर तक 9 महीने का, ठीक है? तो टोटल रेंट आपने दिया होगा ₹69,000 आपने टोटल रेंट दिया होगा, तो मैं क्या करूँगा?
मैं क्या करूंगा, मैं बस लिख दूंगा रेंट 69,000। तो ये छोटा हो गया ना बच्चों, फटाफट से बताओ। पहले मैंने रेंट को ऐसे लिखा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दीज आर द 12 मंथ्स ऑफ द ईयर। तो पहले बच्चों मैंने मंथ वाइज लिखा रेंट को, कि इस महीने इतना रेंट था, इस महीने इतना था, इस महीने इतना था, इस महीने इतना, 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 इतना। लेकिन अब मेरे को इसको क्या करना था, छोटा करना था, समराइज करना था। मेरे को इसको छोटा करना था, समराइज करना था। तो मैंने टोटल रेंट जो पूरे साल में मैंने दिया था, पूरे साल का रेंट, पूरे साल का रेंट एक अमाउंट लिख दिया 69,000, बात खत्म। एक अमाउंट लिख दिया 69,000, बात खत्म। तो इसको बोलते हैं बच्चों समराइजेशन। तो सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग ने बोला ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करो। पर्पस क्या है, प्रॉफिट निकालना। फिर उसने कहा ट्रांजेक्शन्स को क्लासीफाई करो। क्लासीफाई मतलब सारा रेंट एक जगह रेंट अकाउंट में लिख दो, सारा रेंट एक जगह लिख दो रेंट बना के, ऐसे रेंट हेडिंग बनाओ और सारा रेंट एक जगह लिख दो। सारे परचेजेस, परचेजेस मतलब जो तुम सामान खरीद के लाते हो, खरीद के लाते हो, एक जगह लिख दो। सारा सेल्स एक जगह लिख दो। सारी सैलरी एक जगह लिख दो, सैलरी जो तुम अपने एम्प्लॉइज को देते हो वो एक जगह लिख दो। सारा ट्रांसपोर्ट का खर्चा एक जगह लिख दो, सारा कमीशन एक जगह लिख दो। तो मतलब सारे जो भी खर्चे तुम करते हो ना, जो भी खर्चे तुम करते हो उसको अलग अलग हेड्स में बांट दो। ये रेंट का पूरा खर्चा ये रहा, ये लो परचेज का खर्चा, ये क्लासिफिकेशन कर दो। क्या कर दो, क्लासिफिकेशन। फिर करो, अब क्लासिफिकेशन हो गया, अब इतना सारा रिकॉर्डिंग हो गया, उसको समराइज करो, छोटा करो। हाँ निकिता मैं बताऊंगा बेटा ओवर द टाइम, लेट्स वेट फॉर दैट पार्ट, ठीक है। तो उसके बाद करो समराइजेशन। और बच्चों जैसी समराइजेशन हो जाए, जैसी समराइजेशन हो जाए, अब मेरे को बताओ, मेरे पास सारी चीजें अब समराइज फॉर्म में है। समराइज फॉर्म में मेरे पास रेंट है, समराइज फॉर्म में मेरे पास सैलरी का टोटल खर्चा है, रेंट का टोटल खर्चा है। मुझे अपने बिजनेस का एक साल का प्रॉफिट निकालना है ना। मेरे पास टोटल सेल्स है एक साल की, टोटल खरीदी है, परचेजेज है एक साल की, एक साल का रेंट है जो भी मैंने पे किया होगा, एक साल की जो मैं सैलरी पे की होगी, एक साल के जो मैंने और खर्चे किए होंगे, सब कुछ अब मेरे पास समराइज फॉर्म में है, समराइज फॉर्म में। तो बच्चों अब मेरे लिए सिंपल हो गया ना काम। मैं टोटल सेल्स लिखूंगा, उसमें से टोटल खर्चे माइनस कर दूंगा, मेरे को प्रॉफिट मिल जाएगा। बोलो यस और नो बच्चों। अब मेरे पास सारी चीज समराइज फॉर्म में है, समराइज मतलब एक एक लाइन में है। अब सारी चीजें मेरे पास समराइज्ड है, एक एक लाइन में है। तो एक लाइन में टोटल सेल्स जो मैंने की है वो लिखूंगा, टोटल एक्सपेंसेस लिखूंगा, तो इससे मेरा प्रॉफिट आ जाएगा। बोलो यस और नो बच्चों, इससे मेरा प्रॉफिट आ जाएगा। क्या ये बात सबको समझ में आती है? यस। तो रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना एंड देन रिजल्ट्स निकालना, रिजल्ट्स यानी कि प्रॉफिट, रिजल्ट्स निकालना यानी कि प्रॉफिट, और फिर उसका इंटरप्रिटेशन करना, और फिर उसका इंटरप्रिटेशन करना। बच्चों मेरे को एक बात बताओ, मैंने रिजल्ट्स निकाले, रिजल्ट निकाला मतलब प्रॉफिट निकाला, मेरे बिजनेस का प्रॉफिट कम आया है। तो क्या मुझे अब बैठ के सोचना चाहिए कि मेरे बिजनेस का प्रॉफिट कम क्यों आया है और आने वाले सालों में मैं इसको कैसे बढ़ा सकता हूँ? फटाफट से बताओ। क्या मुझे बैठ के इस बारे में विचार करना चाहिए? क्या मुझे शांति से बैठ के 2 मिनट मेडिटेशन करना चाहिए और इस बारे में सोचना चाहिए कि मेरे बिजनेस का प्रॉफिट कम क्यों आ रहा है और अगले साल में ऐसा क्या करूं जिससे मेरा बिजनेस का प्रॉफिट ज्यादा है? बोलो यस और नो। यस, यस, मुझे इस बारे में सोचना चाहिए, मुझे इस बारे में सोचना चाहिए। बच्चों अगर मेरे बिजनेस से प्रॉफिट ही ना आए तो, लॉस आ जाए तो, लॉस मतलब घाटा, लॉस मतलब घाटा, मतलब मैं सेल्स किया 10,000 की और मेरे खर्चे हो गए 12,000। ओ माय गॉड, तो ये तो 2,000 का लॉस हो गया, ये तो 2,000 रुपए का नुकसान हो गया मेरे को। मैंने सेल्स की 10,000 की, खर्चे हो गए 12,000 के, तो 2,000 रुपए का क्या हो गया मेरे को, नुकसान हो गया, नुकसान, लॉस। तो अगर मेरे बिजनेस में लॉस हो जाए, स्टिल मेरे को बैठ के सोचना चाहिए कि मेरे बिजनेस में लॉस क्यों हुआ और इस लॉस को मैं कैसे हटाऊं और अपने बिजनेस को प्रॉफिट में कैसे लेके जाऊं। और अगर बच्चों तुम ये सोचोगे कि तुम्हारे बिजनेस में तुम्हारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा प्रॉफिट हो गया, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि तुमने जितना सोचा था उससे ज्यादा प्रॉफिट हो जाए।
तभी तुम्हें बैठ के सोचना चाहिए कि तुमने जितना सोचा था उससे ज्यादा प्रॉफिट क्यों हुआ, तुमने ऐसा क्या अच्छा काम किया, तुमने ऐसे क्या अच्छे कर्म किए जिससे तुम्हारा प्रॉफिट तुम्हारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आ गया है, और अगले साल भी तुम वही कर्मों को दोहराओगे, उन्हीं चीजों को रिपीट करोगे ताकि ये ज्यादा प्रॉफिट आता रहे। तुम वो अच्छे काम करते रहोगे आने वाले सालों में भी, ताकि ये प्रॉफिट जो तुम्हारा एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है, ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, वो आगे भी कंटिन्यूड रहे। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? यस। तो इसीलिए बच्चों रिजल्ट्स निकालने के बाद मतलब प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, निकालने के बाद आपको उसको इंटरप्रेट करना चाहिए। इंटरप्रेट करना मतलब उसके बारे में बैठ के सोचना कि प्रॉफिट हुआ तो क्यों हुआ, कम प्रॉफिट हुआ तो क्यों हुआ, ज्यादा प्रॉफिट हुआ तो क्यों हुआ, और लॉस हुआ तो क्यों हुआ। इस बारे में आपको सोचना चाहिए। तो दिस इज व्हाट फाइनेंशियल अकाउंटिंग यूज्ड टू से, दिस इज व्हाट फाइनेंशियल अकाउंटिंग यूज्ड टू से। आई जस्ट वांट टू शो यू गाइस, ये देखो, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट CPA, अमेरिका का CA होता है ये, ठीक है। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ, अकाउंटिंग क्या है बच्चों? आर्ट है। कौन सा अकाउंटिंग? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कौन सा अकाउंटिंग? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्या है? एक आर्ट है। किस चीज का आर्ट है? द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, पहले खर्चों को रिकॉर्ड करना, फिर उसको क्लासीफाई करना कि ये इतना रेंट है, इतना ये है, सैलरी है, इतना ये है, क्लासीफाई करना। समराइज करना, फिर इंफॉर्मेशन बहुत सारी हो जाए तो उसको छोटा करना, समराइज करना। द इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन इन अ सिग्निफिकेंट मैनर in terms of money, transaction and events which are in part at least of a financial character and interpret the result thereof। तो क्या बोल रहा है? अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग ऑफ द बिजनेस के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। कौन से ट्रांजेक्शन? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, जो पैसे के टर्म्स में हो, जो पैसे के टर्म्स में हो वो ट्रांजेक्शन। मेरे को एक बात बताओ, मेरे को एक बात बताओ बच्चों, हमने अपने बिजनेस के मैनेजर का प्रमोशन कर दिया। हमने अपने बिजनेस में जो मैनेजर था, मैनेजर, मैनेजर कौन होता है? जो बिजनेस को संभालता है ओनर के बिहाफ में। हमने मैनेजर को प्रमोट कर दिया, प्रमोशन कर दिया। तो इसको मैं बुक्स में लिख सकता हूँ क्या? क्या इस इवेंट में, ये जो हमने बिजनेस में मैनेजर का प्रमोशन किया है, ये जो हमने मैनेजर का बच्चों प्रमोशन किया है, मैनेजर का प्रमोशन, क्या ये जो काम हुआ इसमें कोई पैसा इन्वॉल्व है? बोलो। मैनेजर का प्रमोशन हो गया, प्रमोशन, ऑल्दो उसकी सैलरी बढ़ी होगी तो सैलरी रिकॉर्ड होगा अलग से, सैलरी रिकॉर्ड होगा अलग से। मैं ये बोल रहा हूं प्रमोशन कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है क्या? प्रमोशन ऑफ अ पर्सन, प्रमोशन ऑफ अ पर्सन, सैलरी इंक्रीज हुई उसकी बात नहीं कर रहा हूं, सैलरी इंक्रीज हुई उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि प्रमोशन ऑफ अ पर्सन क्या एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है? नहीं। क्या इसमें पैसा इन्वॉल्व हुआ? नहीं, ये तो प्रमोशन हो गया। अरे बच्चों इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, मेरे को एक बात बताओ, तुम्हारे स्कूल में तुम लोग कभी हाउस कैप्टन तो बने होगे, या तुम्हारा कोई फ्रेंड बना होगा हाउस कैप्टन। जैसे अपने स्कूल में मैं था हाउस कैप्टन। तो बच्चों कोई व्यक्ति अगर हाउस कैप्टन बन जाए, स्कूल का अगर हाउस कैप्टन बन जाए, ठीक है, एक होता था स्कूल कैप्टन और एक होता था हाउस कैप्टन, ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति हाउस कैप्टन बन जाए, स्कूल कैप्टन बन जाए, अलग अलग स्कूल में अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है, तो क्या ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिकॉर्ड हो पाएगा? किसी बच्चे का हाउस कैप्टन बनना, क्या इसमें कोई पैसा इन्वॉल्व है? क्या इस इवेंट में कोई पैसा इन्वॉल्व है कि एक व्यक्ति हाउस कैप्टन बन गया? क्या ये मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है? नहीं। मॉनेटरी मतलब जिसमें पैसे इन्वॉल्व, नहीं। तो बच्चों एटलीस्ट वो एक फाइनेंशियल कैरेक्टर का ट्रांजैक्शन होना चाहिए, तभी आप उसको रिकॉर्ड कर पाओगे, ठीक है, तभी आप उसको रिकॉर्ड कर पाओगे। तो ये डेफिनेशन थी अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स की तरफ से। ओके, इधर देखो, अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड APB of AICPA USA defined accounting as an accounting is a service activity. Its function is to provide quantitative information, primarily financial in the nature, about economic entity that is intended to be useful in making economic decisions. तो हमको यहाँ पर ये अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या बोल रही है? ये एक सर्विस एक्टिविटी है। इसका फंक्शन क्या है बच्चों?
आपके बिजनेस की इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक मतलब जिस एक्टिविटी में पैसा इन्वॉल्व, उन एक्टिविटीज का रिजल्ट बताना और उसके बेसिस में इकोनॉमिक डिसीजंस लेना। क्या लेना? इकोनॉमिक डिसीजंस लेना। ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स फॉर जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। तो बोल रहा है अकाउंटिंग का सिंपल मतलब क्या है? डेटा को कलेक्ट करके रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना, और फिर जो लोग इंटरेस्टेड है, इंटरेस्टेड मतलब ओनर, ओनर अपने बिजनेस में इंटरेस्टेड है, उन लोग बैठ के डिसीजन मेकिंग करेंगे। डिसीजन मेकिंग मतलब इंटरप्रिटेशन। प्रॉफिट हुआ, कम हुआ तो क्यों हुआ, ज्यादा हुआ तो क्यों हुआ, लॉस हुआ क्यों हुआ, ये करना। तो फटाफट से बताओ बच्चों, क्या आपको अकाउंटिंग का मीनिंग समझ में आया है? फटाफट से बताओ। हाँ, नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड। यस निकिता। मुझे सारे बच्चे एक बार फटाफट से बताओ, क्या आपको अकाउंटिंग, प्राइमरली अगर मैं बात करूं तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब समझ में आया क्या होता है? यस। ओके। यस भैया, यस, हमें आपकी बात समझ में आती है। हम्म। अब बच्चों मैंने आपको अभी भी कहा, क्या कहा? ट्रांजेक्शन्स। तो मैं बार बार कह रहा हूं ट्रांजेक्शन, 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 या फिर इवेंट, इवेंट, इवेंट। तो व्हाट इज दिस ट्रांजेक्शन और इवेंट? इसके ऊपर एग्जाम में एमसीक्यू आता है ना। व्हाट इज दिस ट्रांजेक्शन इवेंट? इंस्टीट्यूट एक एग्जांपल दे देगी, बोलेगी बताओ ये ट्रांजेक्शन है कि इवेंट है। इंस्टीट्यूट आपको एक एग्जांपल कोड कर देगी और बोलेगी बताओ वेदर इट इज ट्रांजेक्शन और वेदर इट इज इवेंट। ओके। हाँ, नहीं नहीं, सोनम नहीं पे करना पड़ेगा, सोनम कुमारी। ठीक है। ओके। चलो इधर देखो बच्चों, इवेंट और ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है? इवेंट का मतलब क्या होता है, ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है? ध्यान से देखो। ट्रांजेक्शन, एक ट्रांजेक्शन इज अ फाइनेंशियल इवेंट है। ध्यान से देखो, ट्रांजेक्शन अपने आप में एक इवेंट है। कैसा इवेंट है? फाइनेंशियल इवेंट है। ट्रांजेक्शन एक फाइनेंशियल इवेंट है। ओके। इन्वॉल्विंग टू कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज विच कैन बी मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स and leads to a change in financial position of a business is typically involve a exchange whether both parties receive and sacrifice value। तो बच्चों ध्यान से देखो, सबसे पहले ट्रांजेक्शन अपने आप में एक फाइनेंशियल इवेंट है। तो ट्रांजेक्शन इटसेल्फ इज अ इवेंट। कैसा इवेंट है? फाइनेंशियल इवेंट है। और फाइनेंशियल इवेंट का मतलब क्या है? जहां पर पैसा इन्वॉल्व है। जहां पर क्या इन्वॉल्व है? पैसा इन्वॉल्व है, उसी को बोलते हैं फाइनेंशियल। ओके। फाइनेंशियल किसको बोलते हैं? जहां पर पैसा इन्वॉल्व। तो बच्चों ट्रांजेक्शन एक फाइनेंशियल इवेंट है जहां पर दो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी, दो या उससे अधिक, दो या उससे अधिक लोग आपस में एक दूसरे से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं जिसमें पैसा इन्वॉल्व है। हाँ सोनम, मिल जाएगा बेटा। जिसमें क्या इन्वॉल्व है बच्चों? फटाफट से बताओ एक बार। ट्रांजेक्शन में दो या दो से ज्यादा लोग आपस में एक दूसरे के साथ एक ट्रांजेक्शन कर रहे हैं जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, उसी को क्या बोलते हैं? ट्रांजेक्शन। मेरे को फटाफट से बताओ। उस हिसाब से अगर तुम सोचोगे तो एक ऐसा इवेंट हुआ, एक ऐसा इवेंट हुआ जिसमें दो लोग आपस में मिले और पैसे का लेन देन हुआ बच्चों। पैसे का लेन देन हुआ, पैसे का लेन देन हुआ। तो फटाफट से बताओ, क्या ये एक ट्रांजेक्शन है? फटाफट से बताओ। दो लोग आपस में मिले और उन दोनों के बीच में पैसे का कुछ लेन देन हुआ। एक ने पैसा दिया, दूसरे से सामान लिया, या दूसरे ने पैसा दिया, पहले ने सामान लिया, या दोनों ने एक दूसरे को पैसा दिया, एक ने रुपीस दिया, एक ने डॉलर दिया, वॉट। तो क्या ये ट्रांजेक्शन है? आंसर इज यस। ट्रांजेक्शन का मतलब ही क्या है बच्चों? एक ऐसा इवेंट जिसमें पैसे का लेन देन हो रहा है। ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है? एक ऐसा इवेंट जिसमें पैसे का लेन देन हो रहा है, जिसके कारण आपकी कोई फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो रही है। फाइनेंशियल पोजीशन आपकी चेंज हो रही है। फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो रही है मतलब, मेरे को एक बात बताओ, मैं गया एक दुकानदार के पास, मैं एक दुकानदार के पास गया, मैंने उसको पैसे दिए और बदले में बच्चों फोन ले लिए। बच्चों मैंने दुकानदार को पैसा दिया और बदले में फोन ले लिया। तो मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, क्या मेरे जेब से कैश चला गया? फटाफट से बताओ।
क्या इस इवेंट में एक इवेंट हुआ जिसमें मैंने एक फ़ोन ले लिया है और पैसा दे दिया है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या मेरी जेब से पैसा चला गया बच्चों? पैसा गया ना? पैसा गया ना? जेब से निकाल के पैसा दिया ना? हाँ। और उसके बदले मेरे को फ़ोन मिला? हाँ। उसके बदले मेरे को फ़ोन मिल गया। उसके बदले मेरे को फ़ोन मिल गया। तो फटाफट से बताओ, क्या मेरे बिज़नेस की फाइनेंशियल पोज़ीशन चेंज हुई? हाँ। मेरे बिज़नेस का पैसा कम हुआ, पर उसके बदले एक फ़ोन आ गया। क्या मेरे बिज़नेस का फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हुआ? फाइनेंशियल पोजीशन मतलब क्या आपके बिज़नेस में जो आइटम्स थे वो चेंज हुए? हाँ, आपके बिज़नेस में कैश था, कैश मतलब पैसा, पैसा चला गया और बदले में फ़ोन आ गया। बदले में क्या आ गया? फ़ोन आ गया। तो बच्चों, ट्रांज़ैक्शन का मतलब क्या होता है? एक ऐसा इवेंट। ट्रांज़ैक्शन का मतलब क्या होता है? एक ऐसा इवेंट। ट्रांज़ैक्शन का मतलब एक ऐसा इवेंट जहाँ पर पैसा इन्वॉल्व है। जहाँ पर पैसा इन्वॉल्व है, 2 या 2 से अधिक पार्टी लोग, 2 या 2 से ज़्यादा लोग, पैसा इन्वॉल्व है, पैसे में एक-दूसरे से लेन-देन कर रहे हैं। कोई भी आइटम, कोई सामान खरीद रहा है, कोई सामान बेच रहा है, तो वो ट्रांज़ैक्शन होता है। बच्चों, इसका एग्ज़ाम्पल क्या है? सेल या परचेज़ करना गुड्स। तो जैसे तुम भी अपने घर में कोई सामान खरीद के लाते हो, उसके बदले पैसा दे के आते हो, तो वो ट्रांज़ैक्शन है। कोई भी सामान तुम खरीद के लाते हो ना अपने घर में, या तुम बेचते हो। कोई भी सामान या तो तुम खरीद के लाते हो और या तो तुम बेचते हो। वेदर यू आर बाइंग समथिंग और वेदर यू आर सेलिंग समथिंग, वो एक ट्रांजैक्शन है। क्यों? क्योंकि उसमें पैसा इन्वॉल्व होगा। जैसे मान लो बच्चों, तुम एक साइकिल खरीद के लाए अपने लिए, तो वो एक ट्रांजैक्शन है। क्यों? क्योंकि तुम नई साइकिल लेके आए और उसके बदले तुम्हारे घर से पैसा चला गया। और जब तुम नई साइकिल लेके आए तो तुमने पुरानी साइकिल किसी को बेच दी। तो जो तुमने पुरानी साइकिल किसी को बेच दी और उसके बदले तुमको पैसा मिला, ये भी ट्रांजैक्शन है। क्योंकि इसमें भी पैसा इन्वॉल्व है। इसमें पैसा इन्वॉल्व है और इससे भी तुम्हारी फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो रही है। फाइनेंशियल पोजीशन कैसे चेंज हो रही है? पैसा आ रहा है और साइकिल जा रही है। ठीक है? तो जैसे सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स, द बिजनेस सेल गुड्स टू कस्टमर रिसीविंग कैश और क्रेडिट इन रिटर्न। परचेज ऑफ एसेट्स, अ कंपनी बाय इक्विपमेंट्स प्रॉपर्टी अफेक्टिंग इट्स एसेट। एसेट का मतलब क्या होता है मैं बताऊंगा बाद में। ठीक है? दूसरा है बच्चों इवेंट। इवेंट का मतलब क्या होता है? एन इवेंट इज एन अकरेंस हैपनिंग और चेंज विद इन आउटसाइड द बिजनेस विच मे नॉट नेसेसरली लीड टू चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। सम इवेंट्स आर नॉन फाइनेंशियल, डज नॉट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ वैल्यू, मेकिंग देम डिस्टिंक्ट फ्रॉम ट्रांजेक्शन। अब इवेंट का मतलब क्या होता है बच्चों? इवेंट मतलब एनीथिंग। इवेंट मतलब एनीथिंग। कोई भी घटना घट रही है उसको आप इवेंट बोल सकते हो। कोई भी चीज हो रही है उसको आप इवेंट बोल सकते हो। आपकी शादी हो गई, इवेंट है। आपका प्रमोशन हो गया, इवेंट है। आपका बर्थडे, इवेंट है। आपके मम्मी-पापा की एनिवर्सरी, इवेंट है। आपके भाई-बहन का बर्थडे, इवेंट है। आपका आप कहीं घूमने गए, इवेंट है। आपके दोस्त से आपकी लड़ाई हो गई, इवेंट है। आपका ब्रेकअप हो गया बच्चों, इवेंट है। इवेंट है, समझ रहे हो? हाँ, हाँ निकिता, यस। तो समझ रहे हो? इवेंट कैन बी एनीथिंग ना। इवेंट इज़ व्हाट? एक्सक्यूज़ मी। इवेंट इज़ व्हाट? अकरेंस, हैपनिंग और चेंज। इवेंट का मतलब क्या होता है बच्चों? कोई भी चीज़ का होना इज़ इवेंट। किसी भी चीज का होना इस इवेंट। लाइव क्लास चल रही है, ये भी एक इवेंट है। बोलो हाँ। अभी हमारी लाइव क्लास चल रही है, दिस इज ऑल्सो एन इवेंट। ये भी अभी एक इवेंट चल रहा है। ठीक है? लाइव क्लासेस इज गोइंग ऑन इज ऑल्सो एन इवेंट। आ रही बात समझ में? यस। हाँ, एनी सिचुएशन एनी हैपनिंग इज एन इवेंट। तो बच्चों एक बात बताओ, क्या ये बात बड़ी सिंपल सी है क्या? कि एक इवेंट, एक इवेंट जो कि मॉनेटरी नेचर का है, एक इवेंट जो कि मॉनेटरी नेचर का है, जिसमें पैसे का लेन देन इन्वॉल्व है, जिसमें पैसे का लेन देन इन्वॉल्व है, इसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल इवेंट। और इसी को हम प्यार से बोलते हैं ट्रांजैक्शन। जिसको हम अपनी बुक्स में, जिसको हम अपनी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं। बोलो हाँ। एक इवेंट जो कि मॉनेटरी नेचर का है, पैसे में तौल सकते हो आप इसको।
एक इवेंट जो कि मॉनेटरी नेचर का है, आप इसको पैसों में तौल सकते हो, उसी को आप प्यार से बोलते हो ट्रांजैक्शन। बोलो यस और नो, फटाफट से बताओ बच्चों, यस और नो। बताओ फटाफट से बताओ, यस। और बच्चों एक इवेंट जो कि नॉन मॉनेटरी नेचर का है, एक इवेंट जो कि नॉन मॉनेटरी नेचर का है। नॉन मॉनेटरी मतलब जिसको हम पैसे से नहीं तौल सकते, जैसे कि तुम्हारा बर्थडे, तुम्हारे मम्मी पापा की एनिवर्सरी, है ना, लाइव क्लास जो चल रही है, तुम्हारा तुम्हारे फ्रेंड से मिलना, तुम्हारा हाउस कैप्टन बन जाना स्कूल का, तो वो सब नॉन इवेंट तो है। इवेंट मतलब क्या होता है? अकरेंस ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज का होना इज एन इवेंट। बारिश होना इवेंट है, धूप निकलना इवेंट है, गर्मी बढ़ना इवेंट है, नदी का बहना इवेंट है, स्नोफॉल एक इवेंट है, घूमने जाना इवेंट है, रोज नहाना इवेंट है, भाई बहन से लड़ना इवेंट है, कुछ भी कर लो इवेंट है, इवेंट ही है, इवेंट है। समझ रहे हो? तो कुछ भी कर लो इवेंट है। तो बच्चों हर वो इवेंट जो कि नॉन मॉनेटरी है, वो क्या है तुम्हारा? वही तुम्हारा इवेंट है, यानी कि इट्स नॉट अ ट्रांजेक्शन, इट्स नॉट अ ट्रांजेक्शन। ओके, हाँ, आपने जो अकाउंट्स की क्लास परचेज की है बच्चों, आपने जो अकाउंट्स की क्लास परचेज की है, ये एक मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है। आपने जो अकाउंट्स की क्लास खरीदी है, ये एक मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है। ठीक है, तो बच्चों सिंपल सी बात है, हर चीज इस दुनिया में इवेंट है। ओके, हर चीज इस दुनिया में इवेंट है। ओके, लेकिन अगर उस इवेंट को आप मॉनेटरी ट्रांजेक्शन में वैल्यू कर सकते हो, और अगर वो बिजनेस से रिलेटेड है, अगर वो बिजनेस रिलेटेड है, तो वो एक ट्रांजेक्शन है। मेरे को एक बात बताओ बच्चों, मैं ये फोन खरीद के लाया, पर ये फोन मैंने अपने लिए पर्सनली खरीदा है, ये फोन मैंने पर्सनली खरीदा है, पर्सनली मैं अपने पर्सनल यूज में इसको यूज करूंगा, तो ये है तो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, पर ये बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। तो क्या मैं इसको अपनी बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड करूंगा? क्या मैं इसको अपने बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड करूंगा? ये मेरे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, ये मेरा पर्सनल फोन है, पर्सनल फोन। नहीं रिकॉर्ड करूंगा, नहीं रिकॉर्ड करूंगा। तो समझ रहे हो मेरी बात को? तो हर इवेंट बच्चों, हर इवेंट जो है जरूरी नहीं है कि वो ट्रांजेक्शन हो। तो वो इवेंट जिसमें पैसे इन्वॉल्व है, जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, पैसे का लेन देन इन्वॉल्व है, पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है, उसको आप बोले वो ट्रांजेक्शन, और उसी को आप अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हो, उसी को आप अपनी बुक्स में क्या करते हो? रिकॉर्ड करते हो। इसकी रिकॉर्डिंग नहीं होगी, क्या ये बात सबको क्लियर है? इसकी रिकॉर्डिंग नहीं होगी, ठीक है, एक नॉन मॉनेटरी इवेंट की रिकॉर्डिंग नहीं होगी। क्या ये बात सबको क्लियर है? तो इवेंट जो कि मॉनेटरी नेचर का है, उसको आप ट्रांजेक्शन बोलते हो, उसकी रिकॉर्डिंग होगी। इवेंट जो कि नॉन मॉनेटरी नेचर का है, वो एक ट्रांजेक्शन नहीं है, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं होती है। इधर देखो, जैसे कि आपने एक मैनेजर को अपॉइंट किया, एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, निकिता कुछ टाइम के बाद, ठीक है, तो ये हो गया बच्चों। तो मैंने आपको बेसिक मतलब बता दिया है कि ट्रांजेक्शन का मतलब होता है कोई भी ऐसी घटना घटना जिसमें पैसा इन्वॉल्व, जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो, कोई भी ऐसा चीज का होना जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो, वो होता है ट्रांजेक्शन। और इवेंट क्या होता है? जिसमें पैसा इन्वॉल्व ना हो। क्या ये बात क्लियर है? यस। चलो बच्चों, अब इसी के साथ मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं कुछ बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के अंदर यूज होने वाले कुछ बेसिक टर्म्स जो मुझे आपको बताने हैं। अकाउंटिंग के अंदर यूज होने वाले कुछ बेसिक टर्म जो मुझे को आपको बताने हैं, ठीक है। तो पहला टर्म है बच्चों, बिजनेस क्या होता है? बिजनेस क्या होता है बच्चों? बोलो। कोई भी ऐसा, कोई भी ऐसा लीगल काम करना, इलीगल नहीं ना। मेरे को एक बात बताओ, मेरे को एक बात बताओ, कोई भी ऐसा काम करना जिससे आप प्रॉफिट कमा सको, उसको प्राइमरली बिजनेस बोलते हैं। कोई भी ऐसी चीज करना जिससे आप प्रॉफिट कमा सको, उसको बिजनेस बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो मैं ये तुम्हारा मोबाइल का स्टैंड 50 रुपए में खरीदा और अपने दोस्त को 100 रुपए में बेच दिया,
100 रुपए में बेच दिया। तो क्या ये बिजनेस है बच्चों? फटाफट से बताओ, क्या ये बिजनेस है? और ऐसा मैंने सिर्फ एक ही बार किया, ऐसा मैंने सिर्फ एक ही बार किया। एक ही बार बस मैं इसको 50 में खरीद के लाया था, दोस्त बोला अच्छा लग रहा है यार मुझे दे दे, मैंने उसको 100 रुपए में बेच दिया। नहीं है, नहीं है बच्चों, ये तो जनरल बात हो गई ना। क्या मेरा पर्पस था यहाँ पर प्रॉफिट कमाना रेगुलरली इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होके? फटाफट से बताओ, क्या मेरा पर्पस यहाँ पर रेगुलरली इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होके इसको खरीदो इसको बेचो, इसको खरीदो इसको बेचो, इसको खरीदो इसको बेचो करके प्रॉफिट कमाना था? आंसर इज नो। तो ये बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस नहीं है। बिजनेस का मतलब क्या है? जहां पर आपका इंटेंशन हो, जहां पर आपका इंटेंशन हो कि आप रेगुलरली, रेगुलरली मतलब हमेशा इस आइटम को आप खरीदोगे और सामने वाले को बेचोगे, इस आइटम को खरीदोगे और सामने वाले को बेचोगे, इस आइटम को खरीदोगे और सामने वाले को बेचोगे, तभी आप इसको एक बिजनेस बोल सकते हो। तो बिजनेस का मतलब क्या होता है बच्चों? कोई भी ऐसी एक्टिविटी करना जिससे आप प्रॉफिट कमाना चाहते हो इन अ लॉन्ग रन। कोई भी ऐसी एक्टिविटी करना जिसमें इन अ रेगुलर बेसिस, कोई भी ऐसी एक्टिविटी करना, कोई भी ऐसी एक्टिविटी करना जिसमें आप रेगुलर बेसिस पे प्रॉफिट कमाना चाहते हो, वो होता है बिजनेस, वो होता है बिजनेस। यस। अब बच्चों मेरे को एक बात बताओ, मैंने कहा कोई भी एक्टिविटी, मैंने कहा कोई भी एक्टिविटी तो मुझे एक बात बताओ, क्या इसमें इलीगल एक्टिविटी भी आ जाएगी? इलीगल मतलब, इलीगल मतलब तुम्हारा बिजनेस है बच्चों, तुम्हारा बिजनेस है कि तुम लोगों के घर में जाके चोरी करते हो और उस सामान को मार्केट में बेच देते हो और ये काम तुम रेगुलर कर रहे हो। तो क्या ये बिजनेस है? फटाफट से बताओ। तुम्हारा काम है कि तुम लोगों के घर में जाके चोरी करते हो और रेगुलरली जाके उसको मार्केट में बेचते हो उस सामान को। तो क्या ये बिजनेस है बच्चों? आंसर इज नो, क्योंकि ये तो क्राइम है। इंडियन लॉज के अकॉर्डिंग किसी के घर में चोरी करना किसी का सामान बिना पूछे उठा के ले जाना इज अ क्राइम। तो ये तो इलीगल है, ये तो इलीगल है बच्चों। यस और नो? फटाफट से बताओ। चलो वो छोड़ो, मेरे को एक बात बताओ, वो छोड़ो मुझे एक बात बताओ। क्या बच्चों, क्या गुटखा बेचना, गुटखा बेचना इलीगल है क्या? बच्चों मेरा बिजनेस है गुटखा बेचने का। मैं गुटखे का पैकेट खरीद के लाता हूँ, ये देखो मान लो ये गुटखे का पैकेट है, ये गुटखे का पैकेट है बच्चों। मैं गुटखे के बहुत सारे पैकेट खरीद के लाता हूँ, उसको ऐसे अपने कंधे में टकाता हूँ और ट्रेन में जाके ले लो 5 का दो, 5 का दो, 5 का दो, 5 का दो। ट्रेन में बच्चों आई एम अ गुटखा सेलर, मैं गुटखा सेल कर रहा हूँ ट्रेन में। तो क्या ये इलीगल है या एक बिजनेस है? फटाफट से बताओ, क्या ये एक बिजनेस है या नहीं है? गुटखा बेचना, क्या ये एक बिजनेस है? फटाफट से बताओ, बोलो। हो चंदाशी, व्हाई यू आर हियर? चलो फटाफट से बताओ। गुटखा बेचना इज नॉट इलीगल, राइट? तो गुटखा बेचना इज अ बिजनेस। बच्चों इतने सारे पान ठेले इंडिया में, इंडिया में इतने सारे पान ठेले हैं, वहां हर जगह गुटखा मिलता है। गुटखा क्या है बच्चों? विमल, राजश्री, पान पराग, ये सब। ओके, ओके, ये सब है ना बच्चों गुटखा, राइट? तो गुटखा बेचना इज नॉट इलीगल, है ना? बट अगर मैं बोलूं गुटखा तुम गुजरात में बेच रहे हो, तो आपको बताना चाहूंगा गुजरात में तो गुटखा बैन है। गुजरात में तो गुटखा बैन है, समझ रहे हो? पान पराग, ये सब गुजरात में बैन है। तो पूरे इंडिया में कहीं भी बेचो नो प्रॉब्लम, पूरे इंडिया में कहीं भी बेचो नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर तुम गुजरात में गुटखा बेच रहे हो तो वहां तो इलीगल है, वहां नहीं बेच सकते, वहां तुम नहीं बेच सकते, क्योंकि वहां बेचोगे तो इलीगल हो जाएगा। ये तो पूरे इंडिया में ही बैन है, वेव्स वगैरह तो पूरे इंडिया में ही बैन है। तो मेरे को एक बात बताओ बच्चों, सिंपल सी बात है, आप कोई भी एक्टिविटी करो, आप कोई भी एक्टिविटी करो जिससे आप प्रॉफिट कमाना चाहते हो और रेगुलर बेसिस पे करो। किस बेसिस पे करो? रेगुलर, ऐसा नहीं एक दिन किए हो गया बस बात खत्म। नहीं, कोई भी एक्टिविटी करो जिससे आप पैसा कमाना चाहते हो, प्रॉफिट कमाना चाहते हो और रेगुलर बेसिस पे करो, वो होता है बिजनेस।
ओके, हाँ, ड्राई स्टेट, यस, वो होता है बच्चों बिजनेस। अब ये बिजनेस जो आप करने वाले हो, इसमें जो आप एक्टिविटी करने वाले हो वो लीगल होनी चाहिए। वो कैसी होनी चाहिए? लीगल होनी चाहिए, ठीक है। हाँ बेटा नीरज, यस यू कैन, यस यू कैन, इफ यू आर वॉचिंग विद दैट इंटेंसिटी, यस यू कैन। ओके, चलो बच्चों, तो बिजनेस का डेफिनेशन सबको क्लियर है? बिजनेस का मतलब एनी लीगल एक्शन, कोई भी काम जो कि लीगल हो, जो आप कर रहे हो इन ऑर्डर टू अर्न इनकम और प्रॉफिट इज कॉल्ड बिजनेस। और वो आप काम क्यों कर रहे हो? वो काम आप क्यों कर रहे हो? प्रॉफिट कमाने के लिए, ठीक है। इट इंक्लूड्स द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, परचेज सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, एनी अदर ट्रेडिंग एक्टिविटी एक्सेट्रा। मतलब इसके अंदर सब कुछ आ जाएगा। कुछ भी कर रहे हो आप, पर आपको प्रॉफिट कमाना है। आप किसी को पढ़ा रहे हो, एजुकेशन दे रहे हो, आप ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो एक जन को, यहाँ से टैक्सी सर्विसेज, यहाँ से उठा के किसी को वहां छोड़ के आ रहे हो, टैक्सी सर्विसेज, सामान को खरीद के बेच रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो, खुद ही बना के बेच रहे हो, जैसे कि केक। मान लो आप में से किसी को इंटरेस्ट हो कि आप केक बना के बेचते हो, केक बनाते हो घर में और बेचते हो, आपकी खुद की होम बेकरी है, क्लाउड किचन है, जोमेटो स्विगी में बेचते हो, ठीक है, तो वो भी बिजनेस है। आप किसी को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। बच्चों मेरे को एक बात बताओ, मैं तुमको क्या दे रहा हूँ? मैं तुमको क्लासेस दे रहा हूँ ना। तुमने मुझे पैसे दिए, उसके बदले मैं तुमको क्या दे रहा हूँ? क्लासेस दे रहा हूँ, क्लासेस, तो ये एक सर्विस है ना, है ना? तो ये क्या है? ये भी एक सर्विस है, तो ये भी एक बिजनेस है, ये भी एक बिजनेस है। इसके अलावा तुम बैंकिंग कर रहे हो, किसी को ब्याज में पैसा दे रहे हो, किसी को इंटरेस्ट दे रहे हो, पैसा ले रहे हो, डिपॉजिट, और अदर एनी ट्रेडिंग एक्टिविटी कर रहे हो, सब कुछ बिजनेस है, बस लीगल होना चाहिए और रेगुलर होना चाहिए। रेगुलर कर रहे हो, लीगल तरीके से कर रहे हो, और इंटेंशन प्रॉफिट कमाना है। इंटेंशन प्रॉफिट कमाना है, तो इसको आप बिजनेस बोलोगे, ठीक है। हाँ, दिस इज ऑल्सो बिजनेस। यस निकिता। चलो, नेक्स्ट है बच्चों ट्रेड। ट्रेड का मतलब क्या होता है? किसी भी सामान को परचेस करके सेल करना इज नोन एज ट्रेड फॉर अर्निंग प्रॉफिट। तो बच्चों ट्रेड, या सिंपल शब्दों में ट्रेडिंग, मेरे को एक बात बताओ, कितने सारे बच्चे होंगे स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के बारे में सुने तो होंगे, और कुछ तो करते भी होंगे। हालांकि करनी नहीं चाहिए, ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए बच्चों, इन्वेस्टिंग करना चाहिए। ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, पर ट्रेडिंग के बारे में तुमने सुना तो होगा। क्या होता है ट्रेडिंग का मतलब? शेयर्स को सस्ते दामों में खरीद के महंगे दामों में बेच देना, इसी को तो ट्रेडिंग बोलते हैं ना। मेरे को बताओ सिंपल शब्दों में, इसी को तो ट्रेडिंग बोलते हैं ना, कि किसी भी कंपनी के शेयर्स को सस्ते दामों में खरीद के महंगे दामों में बेच देना और प्रॉफिट कमा लेना। ओके, ओके, निकिता के ब्रदर सीए हैं और वो ट्रेडिंग करते हैं, यस। तो बच्चों ये होता है शेयर्स को बाय करके सेल करना। अब देखो, एक सीए जब शेयर को बाय सेल करता है, तो सीए फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ के करता है। और कई सारे लोग जो कि यूट्यूब में आजकल आ जाते हैं शेयर्स ट्रेडिंग टिप देने के लिए। कौन है वो लोग? सब नेटवर्क मार्केटिंग वाले हैं, जो अब शेयर्स ट्रेडिंग टिप्स दे रहे हैं। वो लोग जब आते हैं यूट्यूब में, तो वो क्या करते हैं? रैंडमाइजेशन, वो क्या करते हैं? वो ना पंप एंड डंप करते हैं, समझ रहे हो तुम लोग? भोले भाले लोगों को फंसा लेते हैं, भोले भाले लोगों को फंसा लेते हैं, उनको बोलते हैं जाओ इस कंपनी का शेयर बाय करो। और उस कंपनी का शेयर जब लोग बाय करते हैं, तो शेयर पंप होता है, क्योंकि डिमांड बढ़ती है, सप्लाई कम होती है, तो शेयर का प्राइस बढ़ता है। फिर वो लोग खुद खरीद के रखे होते हैं, उस शेयर को बेच देते हैं, तो शेयर का प्राइस क्रैश हो जाता है। इसको बोलते हैं पंप एंड डंप। तो वैसे तो अब इसमें सेबी ने एक स्ट्रिक्ट रेगुलेशन ले आया है कि कोई भी शेयर ट्रेडिंग टिप्स वगैरह नहीं दे सकता यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म में। एनीवेज, ये तो अलग मुद्दा है बच्चों। ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? किसी भी सामान को खरीद के बेचना विद द इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, गुड्स और सर्विस। ओके, हाँ, एड्स के थ्रू भी हो रहा है, यस। तो बच्चों, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विस हो, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट इज कॉल्ड ट्रेड और ट्रेडिंग। तो बच्चों, अगर आपका बिजनेस है कि आप कैलकुलेटर खरीद के बेचते हो, केसीओ एक ब्रांड है बच्चों, बहुत अच्छी ब्रांड है केसीओ का, यही वाला कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए, केसीओ MJ12D। सबके पास यही है ना? फटाफट से बताओ, सबके पास यही कैलकुलेटर है ना? केसीओ MJ12D, यही होना चाहिए। तो बच्चों, केसीओ एक ब्रांड है। अगर तुम्हारा काम है कि तुम बस केसियो का कैलकुलेटर खरीद के बेचते हो, सस्ते में खरीदते हो महंगे में बेचते हो, सस्ते में खरीदते हो महंगे में बेचते हो, ठीक है, या फिर तुम कुछ भी बच्चों, कुछ भी तुम्हारा काम है लिप बाम, तुम लिप बाम सस्ते में खरीदते हो महंगे में बेचते हो, ये सब ट्रेडिंग है। क्या होता है ट्रेडिंग का मतलब? सामान को खरीद के बेचना, बस इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट। इंटेंशन क्या है? प्रॉफिट कमाना। नेक्स्ट बच्चों प्रोफेशन। नेक्स्ट है बच्चों प्रोफेशन।
डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, सीए, सीएमए, सीएस, एक्चुरी, ये सब लोग कौन है? ये सब लोग कौन है बच्चों? फटाफट से बताओ। प्रिंसी बेटा 2.5 आवर आई टोल्ड यू। ये सब कौन है बच्चों? ये सब प्रोफेशनल्स हैं। ये सब लोग कौन है? प्रोफेशनल्स। ये देखो यहाँ डॉक्टर की फोटो लगी हुई है। ये सब लोग कौन है बच्चों? ये सब लोग प्रोफेशनल्स हैं। प्रोफेशनल्स को इंसान कब कहलाता है? जब वो किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से अपनी प्रोफेशनल की डिग्री कंप्लीट करे और उस लेवल का नॉलेज गेन करे जो कि एक प्रोफेशनल कहलाने के लायक होता है। तो जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, सीए है, सीएमए है, ये सब लोग कौन है? प्रोफेशनल्स हैं। हम लोग क्या कहलाते हैं? हम लोग प्रोफेशनल्स कहलाते हैं, प्रोफेशनल क्वालिफाइड। हम पोस्ट ग्रेजुएटेड नहीं है। ग्रेजुएट मतलब होता है बीकॉम, पोस्ट ग्रेजुएटेड मतलब होता है मास्टर्स। हम लोग ग्रेजुएटेड पोस्ट ग्रेजुएटेड नहीं है, हम लोग प्रोफेशनल्स हैं। कौन है? प्रोफेशनल्स। तो इधर देखो, एनी वर्क डन इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट विच इज नेसेसरली रिक्वायर प्रायर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन इज कॉल्ड प्रोफेशन। और बच्चों जो प्रोफेशनल लोग हैं वो लोग जब अपनी खुद की प्रैक्टिसिंग करते हैं तो उसको बोलते हैं प्रोफेशन। जैसे कि जब डॉक्टर अपनी खुद की क्लिनिक खोलता है तो उसको बोलते हैं मेडिकल प्रोफेशन। जब सीए अपना खुद का ऑफिस डालता है तो उसको बोलते हैं प्रोफेशन। ओके, यस। लाइक आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन। यस, मैं एक सीए हूं और मैं कौन हूं? मैं भी एक प्रोफेशनल हूं। मैं भी एक प्रोफेशनल हूं और मेरा प्रोफेशन है क्या? अपनी अपनी खुद की क्लास में पढ़ाना। दिस इज माय प्रोफेशन। और इस प्रोफेशन को करने के लिए क्या मुझे प्रायर ट्रेनिंग लगी? यस, मैंने ट्रेनिंग की है, आर्टिकलशिप की है। हालांकि सीए का काम है प्रैक्टिसिंग। प्रैक्टिसिंग मतलब ऑडिट करना, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना, ऑडिट करना, जीएसटी, ये सब काम है सीए का। तो उसको आप बोलोगे प्रोफेशन। जिसके लिए हमने प्रायर ट्रेनिंग की है, हाँ हमने आर्टिकलशिप की है। और क्या हमने प्रायर एजुकेशन ली है? हाँ, हमने सीए की डिग्री कंप्लीट की है। और तब जाके हम इस प्रोफेशन को कर पा रहे हैं परस्यू। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर्स एक्सेट्रा, इसमें सीए सीएमए भी आएंगे। ठीक है, तो ये सब लोग कौन है? ये सब लोग प्रोफेशनल्स हैं जो अपने अपने प्रोफेशन में काम कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर कौन होता है? प्रोप्राइटर कौन होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो इन्वेस्ट करता है कैपिटल अपने बिजनेस में और एंटाइटल्ड है टू हैव ऑल द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड प्रोप्राइटर, ओनर ऑफ द बिजनेस। तो बच्चों सिंपल सी बात है, क्या आपके घर के पास एक ग्रोसरी शॉप है यानी किराने की दुकान? फटाफट से बताओ। क्या आपके घर के पास एक ग्रोसरी शॉप है यानी कि किराने की दुकान? होगी, सबके घर के पास होती है, एक ना एक तो होगी। वॉकिंग डिस्टेंस पे, वॉकिंग डिस्टेंस पे, जहां पर इमरजेंसी पड़ने पे। हालांकि आजकल तो हम लोग भाई जेप्टो, ब्लिंकिट, ये इंस्टामार्ट, ये वाले हो गए हैं, बिग बास्केट, लेकिन फिर भी इमरजेंसी पड़ने पे जब 2 मिनट में सामान चाहिए है ना, 2 मिनट में एकदम, मतलब ऐसे बस डिलीवरी बॉय 10 मिनट का भी वेट नहीं कर सकते, 2 मिनट में चाहिए, तो घर के पास वाली दुकान से जाके ले आते हैं। तो बच्चों वहां पर जो ओनर है वो एक ही पर्सन होता है। हालांकि एक आध लड़का उन्होंने रखा होता है काम करने के लिए, लेकिन वो एक ही पर्सन ओनर होता है और उस बिजनेस का जो भी प्रॉफिट है वो उसी एक पर्सन का होता है। उसी को बोलते हैं प्रोप्राइटर। सिंपल शब्दों में सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर मतलब ओनर ऑफ द बिजनेस। प्रोप्राइटर का मतलब क्या होता है? ओनर ऑफ द बिजनेस। जब किसी बिजनेस का एक ही ओनर होता है उसको बोलते हैं प्रोप्राइटर। ये नाम है उसका नाम। जब किसी बिजनेस का एक ही ओनर होता है, एक ही मालिक होता है, मल्टीपल मालिक होंगे तो उसको तो प्रमोटर्स बोलते हैं। मल्टीपल मालिक होते हैं, कंपनी फॉर्म होता है, उसको प्रमोटर बोलते हैं। अगर मल्टीपल मालिक है, कंपनी नहीं है, तो पार्टनरशिप बोलते हैं। पार्टनरशिप का एक और फॉर्म हो सकता है एलएलपी। तो बहुत सारे मोड, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी फॉर्म, बिजनेस के अलग अलग टाइप हो सकते हैं। तो बच्चों ऐसा बिजनेस जहां पर कोई एक ही मालिक हो, ऐसा बिजनेस जहां पर कोई एक ही मालिक हो, उसको बोलते हैं प्रोप्राइटरशिप। क्या बोलते हैं? प्रोप्राइटरशिप। और उस ओनर को बोलते हैं प्रोप्राइटर। ओनर ऑफ द बिजनेस को क्या बोलते हैं? ओनर ऑफ द बिजनेस को क्या बोलते हैं बच्चों? प्रोप्राइटर। एक ही आदमी जो कि मालिक है बिजनेस का, एक ही आदमी जो कि मालिक है बिजनेस का, उसको बोलते हैं प्रोप्राइटर। क्लियर है? यस।
The nature of the proprietor depends upon the type and nature of the business organization. In a sole trade business, sole trader is a proprietor. In partnership firm, partner of proprietors. In the company, shareholders are proprietors. तो यहां पर यही बोल रहा है बच्चों, देखो जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया, सोल प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर मतलब कौन है? ओनर ऑफ द बिजनेस, ओनर ऑफ द बिजनेस जो कि अकेला मालिक होता है। पार्टनरशिप के अंदर जितने भी पार्टनर है सब अपने आप को प्रोप्राइटर बोल सकते हैं। कंपनी के अंदर जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, प्रमोटर्स है, उन लोग अपने आप को प्रोप्राइटर बोल सकते हैं। प्रोप्राइटर का मतलब क्या है? ओनर ऑफ द बिजनेस। प्रोप्राइटर का मतलब क्या है? ओनर ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के मालिक को बोलते हैं प्रोप्राइटर, बस यही है इसका मतलब। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों कैपिटल। तो बच्चों किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्या इनिशियली आपको, किसी भी बिजनेस को पहली बार आप स्टार्ट करने जा रहे हो, मान लो पहली बार आप स्टार्ट करने जा रहे हो, या किसी ऑलरेडी चलते हुए बिजनेस को आपको और बड़ा बनाना है, प्रमोटर कौन होता है? जो कंपनी को स्टार्ट करते हैं वो लोग होते हैं प्रमोटर्स। जो कंपनी को स्टार्ट करते हैं वो लोग होते हैं प्रमोटर्स, कंपनी को। ठीक है, तो बच्चों मेरे को एक बात बताओ, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए या किसी ऑलरेडी बिजनेस जो बना हुआ है उसको और बड़ा बनाने के लिए क्या उसमें और पैसे लगाने पड़ते हैं? फटाफट से बताओ। हाँ, प्रमोटर्स एक से ज्यादा हो सकते हैं। बोलो। किसी भी बिजनेस को चालू करने के लिए, किसी भी बिजनेस को, जैसे मान लो आज मुझे अपने शहर में कोचिंग खोलना है, आज मुझे अपने शहर में कोचिंग खोलना है, तो कोचिंग खोलने के लिए पहले तो मेरे को एक जगह रेंट में लेनी पड़ेगी, फर्नीचर परचेस करने पड़ेंगे, बोर्ड परचेस करना पड़ेगा जिसमें मैं लिख लिख के पढ़ाऊंगा। आजकल ऑनलाइन वाला जमाना है तो कैमरा खरीदना पड़ेगा, एक आईपैड चाहिए, माइक चाहिए बच्चों, एक लैपटॉप चाहिए। तो मुझे एक बात बताओ, ये सब चीजें खरीदने के लिए मेरे को पैसा लगेगा कि नहीं लगेगा? फटाफट से बताओ। लगेगा? यस, ये सब चीजें खरीदने के लिए मुझे लगेंगे पैसे, मुझे लगेंगे पैसे। तो बच्चों जब हमको बिजनेस स्टार्ट करना होता है, जब हमको बिजनेस स्टार्ट करना होता है, स्टार्ट, और उस टाइम पे जो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पैसे लगाए जाते हैं, उस टाइम पे जो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पैसे लगाए जाते हैं, इनिशियली जो पैसे लगाए जाते हैं उसी को प्यार से बोलते हैं कैपिटल। उसी को प्यार से क्या बोलते हैं? कैपिटल। जो बिजनेस को चालू करने के लिए पैसे लगाए जाते हैं, या फिर कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस है जिसको आपको और बड़ा बनाना है, कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस है जिसको आपको और बड़ा बनाना है, एक्सपैंड करना है, उस टाइम पे जो आप और पैसे लगाते हो बिजनेस में, अपने जेब से पैसे लगाते हो, आपके पर्सनल पैसे जो आपने खुद मेहनत करके कमाए हैं, आपकी सेविंग्स जिसको आप अपने बिजनेस में लगा देते हो, अपने बिजनेस में आप क्या कर देते हो? इन्वेस्ट कर देते हो। इन्वेस्ट जो वर्ड है वो कर देते हो, तो उसको बोलते हैं प्यार से कैपिटल। क्या बोलते हैं? कैपिटल। देखो, द अमाउंट ऑफ कैश या फिर गुड्स या फिर एसेट्स जो कि आप इनिशियली, इनिशियली मतलब जब आप बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो, इन्वेस्ट करते हो बाय प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर कौन है? ओनर। प्रोप्राइटर कौन है? ओनर। वाइल कमेंसिंग बिजनेस, वाइल कमेंसिंग मतलब कमेंस करना, मतलब स्टार्ट करना। कमेंस मतलब कमेंस वर्ड का मतलब क्या होता है? बिजनेस को स्टार्ट करना। कमेंसिंग बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। इट इज इन्वेस्टेड टू अर्न प्रॉफिट। इन अदर वर्ड द एक्सेस ऑफ द एसेट ओवर लायबिलिटी इज कैपिटल। ठीक है, वो लास्ट लाइन को इग्नोर करो। मेरे को एक बात बताओ, कैपिटल का मतलब क्या है? बिजनेस को स्टार्ट करते टाइम जो आप अपनी सेविंग्स, अपनी जमा पूंजी, अपना पैसा बिजनेस में लगाते हो, उसी को बोलते हैं कैपिटल। जरूर नहीं है आप कैपिटल कैश में ही लगाओ, ये भी हो सकता है कि आप अपने बिजनेस को अपनी बिल्डिंग दे दो, तो उसको बोलते हैं काइंड। उसको क्या बोलते हैं? काइंड। तो हो सकता है आप अपने बिजनेस को अपनी बिल्डिंग ही दे दो, कैश भी दे दो, आपके घर में फर्नीचर पड़ा था वो दे दो। तो ये सब जो भी चीज, चाहे आप कैश, चाहे आप अपनी बिल्डिंग, चाहे आपके घर में फर्नीचर रखा हुआ था, वो सब जो आप अपने बिजनेस को दे रहे हो, बिजनेस स्टार्ट करते टाइम आप ऑफिस बनवा रहे हो, और वो जो अपनी सारी चीजें जो आपकी पर्सनल थी वो आप अपने बिजनेस को दे रहे हो, इसी को बोलते हैं बच्चों कैपिटल। ओके,
इसी को हम बोलते हैं कैपिटल। यस, अगर हमारे पास पैसा नहीं है, हम एसेट से बिजनेस अपना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आजकल लोग यूट्यूब में वीडियोस बना रहे हैं अपने मोबाइल फ़ोन यूज़ करके, अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ करके बना रहे हैं। उनके पास जो मोबाइल होता है उसी से वीडियोस बना लेते हैं। तो दैट इज़ आल्सो कैपिटल, जो आपने अपना मोबाइल अपने बिज़नेस को दे दिया, वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए। आ रही बात समझ में? तो कैपिटल का मतलब है बच्चों, जो इनिशियली किसी भी बिज़नेस को चालू करते टाइम पैसा लगाया जाता है। किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करते टाइम जो पैसा लगाया जाता है, उसको बोलते हैं कैपिटल। ये देखो, ये तुम्हारा बिज़नेस है, इसमें पैसे डाल रहे हो तुम। ये तुम्हारा बिज़नेस है, इसमें तुम पैसे डाल रहे हो, यही है कैपिटल। हाउ इट इज़ पॉसिबल? हाँ, आई पे फॉर मोबाइल। नहीं बेटा देखो, इसके लिए मेरे को आपको बिज़नेस एंटिटी प्रिंसिपल पढ़ाना पड़ेगा कि बिज़नेस और ओनर 2 अलग-अलग लोग हैं। आप इन दोनों को एक मत मानो। मेरा बिज़नेस और मैं अलग-अलग इंसान हैं, ठीक है? मेरा बिज़नेस और मैं 2 अलग-अलग इंसान हैं, ठीक है? मेरा बिज़नेस अलग इंसान है, सीए भक्त, और मैं अलग इंसान हूँ, हार्दिक मिश्रा। हम दोनों एक नहीं हैं, हम दोनों एक नहीं हैं, ठीक है? और विदाउट कैश हाउ कैन आई गेट एन एसेट? तो बेटा आपके पास ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एक ऑलरेडी पर्सनल एसेट था, आपका मोबाइल। आपका मोबाइल आपका एक पर्सनल एसेट था ऑलरेडी आपके पास। इस मोबाइल को आपने अपने बिज़नेस में यूज़ करना चालू कर दिया। इस मोबाइल को आपने अपने बिज़नेस में यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, और बिज़नेस कैसा? बस वीडियो बना के यूट्यूब में डालना है। कुछ भी कर रहे हो आप, रोस्ट कर रहे हो, कॉमेडी कर रहे हो, और सोच समझ के कॉमेडी करना, नहीं तो तुम्हारे ऊपर लीगल केस हो सकता है आजकल, पता है ना, कॉमेडी करने पे, है ना? तो डार्क कॉमेडी करने में, ठीक है? ओके, तो तुमने अपना पर्सनल फ़ोन, जो आपका पर्सनल डिवाइस था, उसको अपने बिज़नेस में लगा दिया, उसको अपने बिज़नेस में लगा दिया, और अब आप उससे पैसे कमा रहे हो, फ़ोन से वीडियो बना-बना के यूट्यूब में, ठीक है? तो इस तरीके से बच्चों बिना कैश के भी बिज़नेस स्टार्ट हो सकता है, ठीक है? ओके, करंट अफेयर्स की वीडियो बना रहे हो, येस। तो बच्चों ये है आपके कैपिटल का मतलब। ठीक है? परचेज़ेज़ का मतलब क्या होता है बच्चों, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। परचेज़ेज़ का मतलब सामान खरीद के लाना बेचने के लिए। सामान खरीद के लाना बेचने के लिए, ये होता है परचेज़ेज़ का मतलब। तो गुड्स बॉट फॉर रीसेल इज़ कॉल्ड परचेज़। तो कोई भी सामान आप खरीद के ला रहे हो बिज़नेस में बेचने के इंटेंशन से। कोई भी सामान आप बिज़नेस में खरीद के ला रहे हो, किसके लिए? बेचने के लिए। खरीद के ला रहे हो बेचने के लिए, उसको बोलते हैं परचेज़ेज़। क्या बोलते हैं? परचेज़ेज़। गुड्स, गुड्स, गुड्स मतलब सामान। गुड्स मतलब सामान। गुड्स मतलब सामान। बॉट फॉर रीसेल आर कॉल्ड परचेज़ेज़। ठीक है? दिस मे बी इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड्स, परचेज़ ऑफ एसेट इज़ नॉट कॉल्ड परचेज़ेज़ बिकॉज़ एसेट्स आर नॉट परचेज़ फॉर रीसेल। तो बच्चों एसेट का मीनिंग मैंने आपको बताया नहीं है, तो इस पॉइंट पे मैं अभी आपको एसेट का कुछ बात नहीं बताना चाहूँगा। लेकिन अगर आप कोई भी सामान बिज़नेस में खरीद के ला रहे हो बेचने के लिए, जैसे कि मान लो मेरा बिज़नेस क्या है? कैलकुलेटर बेचना। मेरा बिज़नेस क्या है बच्चों? मान लो कैलकुलेटर बेचना। तो मैं कैलकुलेटर को खरीद के ला रहा हूँ बेचने के लिए। मैं कैलकुलेटर को खरीद के ला रहा हूँ बेचने के लिए। तो ये क्या है बच्चों? ये परचेज़ेज़ है। ये क्या है बच्चों? ये है परचेज़ेज़। क्या ये बात सबको क्लियर है? बोलो। येस निकिता, येस। फटाफट से बताओ, क्या ये बात सबको क्लियर है कि ये जो मैं कैलकुलेटर खरीद के ला रहा हूँ बेचने के लिए, रीसेल करने के लिए, क्या करने के लिए? रीसेल करने के लिए, इसी को बोलते हैं परचेजेस। ठीक है? तो बच्चों सेल का मतलब क्या होता है? सेल का मतलब क्या होता है? सेल का मतलब होता है व्हेन परचेज गुड्स आर सोल्ड इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट इज कॉल्ड सेल्स। जब आप किसी सामान को बेच रहे हो, जब आपके परचेज गुड्स को आप बेच रहे हो, जो गुड्स आप खरीद के लाए थे उसको जब आप बेच रहे हो, जो गुड्स आप खरीद के लाए थे जब आप उसको बेच रहे हो, इसी को बोलते हैं सेल्स। इसी को क्या बोलते हैं बच्चों? सेल्स बोलते हैं। जब आप अपना सामान खरीद के लाए, उसको आप बेच रहे हो, इसको बोलते हैं सेल्स। ठीक है? तो बच्चों फटाफट से बताओ, हो गया बस, आज की क्लास में हम इतना ही करने वाले थे। बाकी टर्मिनोलॉजीज़ मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगा। हमने आज की क्लास में क्या-क्या समझा? हमने समझा व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल अकाउंटिंग। हमने समझा व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब होता है बुक्स में अपने बिज़नेस के
बुक्स में अपने बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना। ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है? कोई भी इवेंट जो पैसे के टर्म्स में हो रहा हो, कोई भी इवेंट जो कि पैसे के टर्म्स में हो रहा हो वो होता है ट्रांजेक्शन। तो अपने बिजनेस के अंदर हाँ निकिता, यस। तो अपने बिजनेस के अंदर बच्चों हम लोग अपने बिजनेस का प्रॉफिट निकालना चाहते हैं, और उस प्रॉफिट को निकालने के लिए हमारे बिजनेस में हम जो भी सामान खरीदते बेचते हैं, जो भी खर्चे करते हैं, जो भी इनकम होती है, उसको एक जगह पे रिकॉर्ड करते हैं। उसको रिकॉर्ड करने के बाद हम उसको क्लासिफाई करते हैं कि सारा रेंट का सामान एक तरफ, सारा सैलरी एक तरफ, सारा सेल एक तरफ, परचेज एक तरफ, मिसलिनियस खर्चे एक तरफ। ठीक है? तो सारे खर्चों को अलग-अलग करके लिखते हैं। सारी इनकम को अलग-अलग करके लिखते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन। फिर अब इतना सारा डेटा हो जाता है तो उसको समराइज़ करते हैं। फिर उसको यूज़ करके रिज़ल्ट निकालते हैं। रिज़ल्ट मतलब प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट या लॉस, और फिर उस प्रॉफिट और लॉस को इंटरप्रेट करते हैं। ये हमने पढ़ा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब। हमने समझा कि एक ऐसा इवेंट जो कि पैसे के टर्म्स में, उसको ट्रांज़ैक्शन बोलते हैं। उसके बाद बच्चों हमने कुछ-कुछ डेफिनिशन देखी, और फिर हमने देखा बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग में बिज़नेस का मतलब क्या होता है? कोई भी एक्टिविटी करना जो कि लीगल होनी चाहिए, रेगुलर होनी चाहिए और प्रॉफिट अर्निंग के इंटेंशन से होनी चाहिए। लीगल होना चाहिए, रेगुलरली करना है आपको और प्रॉफिट कमाने के इंटेंशन से करना है, तो आप उसको बोल सकते हो बिज़नेस है। ट्रेड का मतलब क्या होता है? कोई भी सामान का खरीदना बेचना, खरीदना बेचना, खरीदना बेचना इज ट्रेडिंग। प्रोफेशनल का मतलब क्या है? कोई भी ऐसा इंसान जो कि प्रॉपर ट्रेनिंग और एजुकेशन लेके एक प्रोफेशनल बना है, और इसके बाद वो जो काम सीखा है उससे वो लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। जैसे कि डॉक्टर ने काम सीखा है तो अब वो पेशेंट्स को चेक कर रहा है। सीए ने काम सीखा है तो अब वो ऑडिट कर रहा है। सीएमए ने कॉस्टिंग सीखी है तो अब वो कॉस्ट अकाउंटिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो ये होता है प्रोफेशनल का मतलब। प्रोप्राइटर मतलब क्या होता है? ओनर ऑफ द बिजनेस। प्रोप्राइटर मतलब बिजनेस का मालिक, ओनर। कैपिटल का मतलब क्या होता है बच्चों? किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो आप इनिशियली पैसे लगाते हो उस बिजनेस में। जैसे आपको अपनी दुकान खोलनी है तो दुकान बनवाओगे, इंटीरियर बनवाओगे, उसका डेकोरेशन करवाओगे, उसके अंदर जो भी इक्विपमेंट्स लगेंगे आपको बिजनेस को करने के लिए। जैसे मान लो आपका रिफ्रेशमेंट्स का बिजनेस है तो फ्रिज लगेगा, ग्रोसरी का बिजनेस है तो फर्नीचर लगेगा। तो जो भी चीज आप बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो भी पैसा बिजनेस में लगाते हो, चाहे कैश में लगा लो और चाहे काइंड में मतलब आपके पास कोई सामान है वो अपने बिजनेस को दे दो। आप, आपके पास फर्नीचर है अपने बिजनेस को दे दो, आपके पास मोबाइल है अपने बिजनेस को दे दो, आपका बिजनेस यूज करेगा आपसे उसको। अच्छा ये बात याद रखना, आप और आपका बिजनेस दोनों अलग अलग है। आप अलग हो, आपका बिजनेस अलग है लॉ की नजरों में। लॉ की नजरों में आप एक अलग इंसान हो, आपका बिजनेस एक अलग इंसान है। इसके बारे में और डिटेल में आगे बात करेंगे। अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी है, आज पहली क्लास है। तो पहली क्लास में बच्चों में आपको ना 60 डेज का सिलेबस एक दिन में नहीं करा सकता, समझ रहे हो? 60 डेज में जो हम पढ़ाई करेंगे वो मैं एक दिन में तो नहीं करा पाऊंगा। बेसिक्स वाला जो पोर्शन है हमारा, है ना? तो धीरे धीरे करके समझेंगे। ओके, ओके, यस निकिता, ऑल द एग्जांपल्स यू हैव गिवन इज करेक्ट। ठीक है? तो बच्चों कैपिटल का मतलब क्या होता है? जो बिजनेस में हम इनिशियली पैसा लगाते हैं उसको बोलते हैं कैपिटल। ठीक है? और फिर मैंने आपको बताया परचेजेस का मतलब क्या होता है? जो भी गुड्स आप बिजनेस में खरीद के लाते हो, गुड्स मतलब सामान, गुड्स मतलब सामान। तो जो भी गुड्स आप बिजनेस में खरीद के लाते हो, इंटेंशन क्या है? कि कस्टमर को बेचने के लिए। जो भी गुड्स आप खरीद के लाते हो कस्टमर को बेचने के लिए, उसका नाम है परचेजेस। उसको आप गुड्स नहीं बोलोगे, हालांकि ये गुड्स है। गुड्स का मतलब क्या है? सामान। हालांकि ये गुड्स है पर इसका नाम है परचेजेस। अकाउंटिंग की भाषा में इसको परचेजेस बोलते हैं। कौन से गुड्स? जो आप खरीद के लाए ही हो बेचने के लिए। मतलब आपको पहले से ही पता है कि मैं इसको खरीद के लाया हूं क्योंकि मुझे इसको बेचना है। जैसे किराने की दुकान वाले भैया चावल खरीद के लाते हैं, दाल खरीद के लाते हैं, आटा खरीद के लाते हैं, मसाले खरीद के लाते हैं, बिस्किट, मिक्सचर, स्नैक्स खरीद के लाते हैं। क्यों खरीद के लाते हैं? बेचने के लिए। इंटेंशन क्या है खरीद के लाने का? कि उसको बेचना है कस्टमर्स को। तो वो सब कुछ बच्चों परचेजेस है। वो सब कुछ क्या है? परचेजेस। सेल का मतलब क्या है? वही सामान जो आप खरीद के लाए थे उसको बेचना, उसको बोलते हैं सेल्स। वही सामान जो आप खरीद के लाए थे, वही सामान जो आप खरीद के लाए थे बेचने के लिए, उसको बोलते हैं सेल्स। उसको क्या बोलते हैं? सेल्स बोलते हैं।
बोलो, क्या ये बात सबको क्लियर है? फटाफट से बताओ। तो इतना चीज बच्चों मैंने आज आपको आज की क्लास में बताया है। तो आज की क्लास में मैंने जो भी चीजें आपको बताई, क्या ये सारी बातें समझ में आ गई आपको? बोलो। यस। ओके। अब नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम और भी ज्यादा टर्मिनोलॉजी समझेंगे जो कि हमको बेसिक्स के अंदर यूज करना है, एंड देन हम इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है बच्चा पार्टी, तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलता है अगले सेशन में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।